कि दिमाग में ऐसा आता है कि अंडर 19 इंडिया में मैं शायद 30 में नाम है, खेलने को मिल सकता है, मिलेगा। कहीं न कहीं वो सपने शुरू होते हैं और वो हुआ नहीं, तो क्या वो उसका कहीं न कहीं वो दुःख या सेटबैक रहता है कि मुझे मौका नहीं मिला, इन लोग को मिला, मेरे को नहीं मिला मौका? मुझे याद है जो मैं सिलेक्ट हुआ था प्रोविंस में उसमें 2 टूर थी। एक साउथ अफ्रीका टूर थी हुँ, और एक श्रीलंका टूर थी। तो साउथ अफ्रीका टूर में मैं नहीं हुआ था, एक दूसरी टीम गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद दूसरी टूर में मेरा नाम आए, तो वो टूर ही कैंसिल हो गया। तो ओह! मैं जब वो टाइम पे कैंप में ही था, तो थोड़ा मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ऑनेस्टली कि मुझे बहुत ऐसा मैं दुःख हुआ कि मुझे नहीं खेलने को मिला करके, लेकिन थोड़ा वो हुआ कि यार अरे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती। क्योंकि हम छोटे होते हैं तो उतना वो चीज़ें नहीं रहती। हम मतलब मैं हैप्पी था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट सीख रहा था, हुँ, लोगों से मिल रहा था। हुँ, तो उतना वो दिमाग में नहीं हुँ, था कि यार ये खेलने को नहीं हुँ। मिला। ये बाहर हो गए, एक तो एक्स्ट्रा में सिलेक्ट हुए, फील्डिंग का मौका वाला, कैच छोड़ दिया। मतलब वो अपॉर्च्युनिटी थी कि शायद वो बेस पे भी आप शायद 11 में आ सकते हो और वो मौका नहीं मिला। तो क्या अगेन दिमाग में ऐसा कुछ आया कि अभी तो मिलेगा नहीं, क्रिकेट खत्म हो गया, ऐसा कुछ? नहीं, वो क्योंकि जैसे 20-22 साल की उम्र में हम यंग होते हैं, तो ऐसा होता है कि मतलब और बातें भी जैसे हम लोग क्या यूजुअली हम सीखते हैं, जो बातें होती हैं आसपास से, मतलब सीनियर्स जब यंग होते हैं तो सीनियर्स को पूछते हैं, कोचेस को पूछते हैं। तो जैसे मैं सीनियर से बात कर रहा था तो उसने वही बोला कि कैचेस छूटना इज अ पार्ट ऑफ गेम। तूने अपना बेस्ट किया और बाहर से मतलब 12th मैन होते हैं तो बाहर होते हैं, तो बाहर से आके कवर्स में फील्डिंग करना इज इम्पोर्टेंट प्लेस। तो इट्स नॉट ईजी, ये सब चीजें आसान नहीं होती। तो आपको सीखना है कि आप जैसे बाहर बैठे हो तो आपको रिलैक्स नहीं रहना है, आपको इन्वॉल्व रहना है, आपको रेडी रहना है कि कभी भी आपकी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 3 नंबर पे आ गए बिकॉज़ आपकी कंपैरिज़न पुजारा से होने लगी कि पुजारा जैसा खेल रहा है तो उसको आगे लो, 3 नंबर पे आ गए और ऐसा हुआ कि वो परफ़ॉर्मेंस वापिस आपका डाउन होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ? ऐसा क्या चल रहा था दिमाग में और क्या हो गया कि एकदम से सेंचुरी, डबल सेंचुरी से प्रमोट हो गए, 3 नंबर पे आए और परफ़ॉर्मेंस डाउन होना शुरू हुआ? वहाँ पे थोड़े फेलियर्स आना स्टार्ट हुए। हुँ, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि इट्स स्टार्टेड सडनली, हुँ, पर स्लोली एक इनिंग जाता है, हुँ, फिर थोड़े रन्स होते हैं, हुँ, वापस हुँ, एक आध इनिंग जाता है। तो ये जो फ़ेज़ था, वो टाइम पे स्लोली मैं एक शेल में चल जाता गया। मतलब रन्स नहीं हो रहे, हुँ, तो और प्रेशर आता है और हुँ, यूजुअली आई एम काइंड ऑफ ओवरथिंकर। मैं बहुत सोचता हूँ, मतलब हुँ, अगर एक आध इनिंग भी ऊपर हुँ, नीचे गया। और हम लोग एज़ अ मतलब यंग जब रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो इतने एक्साइटेड होते हैं हुँ, कि एक इनिंग भी अगर जाता है तो हुँ, हमको अच्छा नहीं लगता। हुँ, तो 1 इनिंग, 2 इनिंग मतलब ऐसे फेलियर्स आते हुँ, गए और मैं शेल में घुसता गया हुँ, कि मैं क्या करूँ, कैसे हुँ, करूँ? फिर वो वहाँ से मुझे बाहर कैसे निकलना है, हुँ, उस चीज़ में से मैं मतलब ड्रॉप होने की सिचुएशन में कब आया, मतलब ये जो एक फ़ेज़ है, वो जो एक ड्रिफ्ट है, जहाँ पे मैं स्टेबल था, जहाँ पे मैं अच्छा कर रहा था, वहाँ से एक अनसर्टेनिटी वाला जो फ़ेज़ होता है ना, वो फ़ेज़ में मैं कैसे ड्रिफ्ट होता गया, वो मुझे खुद को भी नहीं पता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिटवीन द लाइन्स। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भारत का हर एक बच्चा खेलना चाहता है। क्रिकेट में देखने जाए तो 2 लेवल है, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। नॉर्मली हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं। बट एक अनदर फॉर्मेट है डोमेस्टिक लेवल, जो नॉर्मली लोग फॉलो नहीं करते या तो ज़्यादा कम देखते हैं। बट हकीकत यह है कि डोमेस्टिक फॉर्मेट में से ही अच्छे-अच्छे क्रिकेटर बाहर आके इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। हर एक स्टेट का एक क्रिकेट बॉडी होता है। जैसे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन। ऐसा ही एक क्रिकेट बॉडी है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने अच्छे-अच्छे क्रिकेटर दिए हैं जैसे कि चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जाडेजा, जयदेव उनादकट। वैसे ही जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने एक ऐसा हीरा दिया, ऐसा क्रिकेटर दिया है, जो है अर्पित वसावड़ा। अर्पित वसावड़ा की बात करें जो आज के गेस्ट हैं, बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू किया। कहीं न कहीं क्रिकेट का कोई विज़न था नहीं, वो बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे, बट जैसे-जैसे क्रिकेट खेलना शुरू किया, जैसे-जैसे एक्सपोज़र मिला, एक अच्छा विज़न उन्होंने बनाया, गेम के लिए खेलना है और टीम के लिए खेलना है और टीम को जिताना है। यही विज़न के साथ आगे बढ़े और अच्छी-अच्छी पारियाँ खेली, अच्छे-अच्छे स्कोर किए और सौराष्ट्र को जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो एक निश टूर्नामेंट है व्हिच इज़ कॉल्ड रणजी ट्रॉफी। अर्पित ने अपने दम से सौराष्ट्र को
2 बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जिताया, 2019 और 20 और 2022-23। 2019-20 में सेमीफाइनल में उन्होंने से 139 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच मिला, और फाइनल में बंगाल के अपोजिट 106 रन खेल की पारी खेल के मैन ऑफ द मैच मिला और सौराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी का टाइटल जिताया। 2022-23 पोस्ट कोविड, जहां पे कोविड के बाद हम लोग आम इंसान, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और क्रिकेटर्स स्ट्रगल कर रहे थे कम बैक करने के लिए, वही टाइम पे अर्पित ने 2022-23 के रणजी ट्रॉफी में धमाकेदार परफॉर्मेंस करके वापिस सौराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी का टाइटल जिताया। पूरी सीरीज में 907 रन करके मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल किया। सेमीफाइनल कर्नाटका के सामने थी और कुछ ऐसा हुआ कि सेमीफाइनल में उनको कप्तानी दी गई और बखूबी कप्तानी निभाई, और एज ए कैप्टन पहली इनिंग में 202 रन और दूसरी इनिंग में 47 नॉट आउट रन करके सौराष्ट्र को बतौर कैप्टन, बतौर बैट्समैन फाइनल में ले गए, और फाइनल में 81 नॉट आउट, 81 की पारी खेल के फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करके सौराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी का टाइटल जिताया। ये तो कुछ है आंकड़े, बट अगर आंकड़े से अलग देख के, अगर कुछ विविधता देखे, तो इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, इतना अच्छा डोमेस्टिक में अपना स्थान रखने के बावजूद भी वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, ग्राउंडेड है और काफी अच्छी फिलोसॉफी लेके चल रहा है। यही कुछ जानने के लिए, बात करने के लिए आज हमारे साथ है अर्पित वसाड़ा। तो आइए मिलते हैं अर्पित वसाड़ा को और जानते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें जिंदगी के बारे में। अर्पित, बिटवीन द लाइन में आपका स्वागत है। जितने भी गेस्ट आते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने काम में बहुत मशरूफ रहते हैं और ऐसी ऐसी इवेंट, ऐसी बातों के लिए टाइम निकालना डिफिकल्ट होता है। कल ही एक सर्जन आए थे जो डायरेक्ट सर्जरी से आए थे। आपके केस में भी शायद मैं देख रहा हूँ, यू आर अ डोमेस्टिक क्रिकेटर एंड देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेट यू प्ले एंड यू कीप ऑन ट्रैवलिंग ऑल्सो। और शायद हम 2 महीने से बात कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई फॉर्मेट, क्रिकेट फॉर्मेट में आपका जाना जरूरी था और आप टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट आज स्पेशली आप ट्रैवल करके ये बिटवीन द लाइंस के लिए टाइम निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। ध्वनि भाई, सबसे पहले थैंक यू। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और जैसे आपने बताया कि खेल रहे होते हैं तो ट्रैवलिंग होता है, मतलब बिजी होते हैं, तो लेकिन मैं एक्साइटेड था कि मैं भी कुछ करूँ ऐसा, तो मुझे भी मजा आएगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी मेरे लिए कि ये जो सीजन होता है, ये यूजुअली ऑफ सीजन होता है, बारिश के टाइम पे कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, तो नहीं दे पा रहा था टाइम। तो मैंने सोचा अभी मैं फ्री हूँ तो मैं स्पेशली जाऊँगा, लेकिन ये टाइम मैं फ्री हूँ, तो अच्छा है। अर्पित, आपने बोला कि आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। इसका एक कारण ऐसा है कि मैं भी आपको जानता हूँ। आप एक ऐसी लीग से आ रहे हो, ऐसे ऐसे क्रिकेटरों की लीग से आ रहे हो जहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप सालों से चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर के साथ भी खेल रहे हो। आप लोग बहुत ही ग्राउंडेड हो, मतलब बहुत एक लेवल तक खेल रहे हो और काफी कुछ अचीव किया है, बट बहुत ग्राउंडेड हो। और मैं इसीलिए आप लोगों को धोनी जैसे लोगों की कैटेगरी में रख रहा हूँ, क्योंकि सोच भी मिलती आ रही है। तो आप लोग ने हमेशा फोकस क्रिकेट पे रखा है, आपकी गेम पे रखा है, टीम पे रखा है, इसीलिए आप लोग ये सबसे दूर रहे हो, बिकॉज यू पीपल आर वेरी फोकस्ड पीपल एंड दैट इज वाई यू आर अवे फ्रॉम ऑल दिस। बट आई फील कि आप जैसे लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, आपके जर्नी के बारे में बातें करनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, मिल सकता है। सो अगेन आप आए हो और बातें करने वाले हो। मैं भी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं भी जान रहा हूँ कि आपकी जर्नी इजी नहीं रही है और आप लोग क्रिकेट में सिर्फ स्किल से आगे नहीं आए हो, आप लोग की एक सोच है, फिलोसॉफी है, जिससे आगे आए हो। तो वही आज हम जानना चाह रहे हैं। अभी जब हम क्रिकेटर्स की बात करें या तो कोई भी प्रोफेशन की, अगर हम फिल्म की बात करें, फिल्म स्टार्स की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो फैमिली से ट्रेडिशन चली आती है। और काफी टाइम हम देखते हैं कि जो भी जाने माने क्रिकेटर्स हैं, तो उनके केस में भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं फैमिली में फादर, ग्रैंडफादर या कोई क्रिकेट खेला होता है एक लेवल का, या तो स्पोर्ट्स खेला होता है, इसकी वजह से उनकी जर्नी शुरू होती है।
बट कहीं ना कहीं आपकी जर्नी देखे, आपका फैमिली बैकग्राउंड देखे, शायद फैमिली में किसी ने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, तो ये आपके अंदर क्रिकेट कहाँ से आया? वेल, दो चीजें हैं। एक तो जैसे आपने बताया कि हम लोग, मतलब आपने तो कंपेयर किया पुजारा के साथ, धोनी के साथ, लेकिन मेरी बात करूं मैं, तो जैसे आप बता रहे हो कि हम लोग जो है वो ग्राउंडेड है या तो फोकस्ड है, उसका रीजन वही है, फैमिली बैकग्राउंड। क्योंकि हम जो फैमिली से आते हैं वहाँ पे एजुकेशन, आर्ट, वो सब होता है, और लेकिन हम लोग सिंपल होते हैं। मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ पे वही कोई फ्लैम्बॉयंस वगैरह वो चीज़ नहीं है। और रही क्रिकेट की बात, तो हाँ, क्रिकेट कोई खेला नहीं है फैमिली में, पर जैसे जैसे बहुत सारे आम लोगों को इस कंट्री में क्रिकेट का बहुत ही शौक होता है, तो हम लोग भी वैसे ही, पापा को भी बहुत शौक था क्रिकेट का, देखते थे मैचेस बहुत। और मैं भी जब छोटा था तो हर कोई, जैसे हर बच्चा खेलता है गली में, स्ट्रीट क्रिकेट खेलता है, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था। तो हाँ, ये सही है कि हम फैमिली में से कोई क्रिकेट खेला नहीं है, पर लकीली एक जर्नी के थ्रू मेरा स्टार्ट हुआ क्रिकेट और यहाँ तक पहुंच पाया। तो पापा इस चीज से बहुत खुश है, क्योंकि उसने एक्चुअली सोचा नहीं था कि कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे मैं खेलूंगा। पर अब मैं, मतलब आगे की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा बेटा अभी, तो पापा ने अभी उसको भी वो रास्ता पता है, तो वो अभी से रेडी है कि अब मुझे उसको तो क्रिकेट ही खेलना। तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस पापा से आया हुआ है, और उन्होंने आपको एक ट्रेनिंग देना शुरू किया, और बाकी आपने आगे जाके मैनेज किया है और क्रिकेट जर्नी शुरू हो गई फिर। एक्चुअली मेरी जर्नी ऐसी है कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग घर पे रहते थे, तो आसपास वाले जो बच्चे क्रिकेट खेलते थे, और पापा को भी शौक था बहुत। तो एक सैटरडे संडे होता था, तो पापा, एक धर्मेंद्र कॉलेज का ग्राउंड है राजकोट में, मैं जहाँ से राजकोट से आता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग सैटरडे संडे को टेनिस बॉल से खेलने जाते थे, सब आसपास के लोग इकट्ठा होके। तो उसमें मेरा एक दोस्त था जो मेरे सामने ही मतलब रहता था घर के सामने। तो उसके पापा के दोस्त थे चेतेश्वर के अंकल, जो है विपिन पुजारा, ओके। वो उसके दोस्त थे। तो उसका कैंप था, सेंट मेरी स्कूल है वहाँ पे। तो ऐसे ही एक दिन वेकेशन में बोला कि ऐसा हम लोग कैंप में जाने का सोच रहे थे, तू आएगा करके। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। पापा ने पूछा चलो जाते हैं। तो गया मैं 2-3 दिन उधर। फिर पापा ने बोल दिया कि भाई ये मतलब रोज रोज का तो अपना वो नहीं है, हम लोग पढ़ाई करेंगे जो नॉर्मल है, ये रोज का तो मतलब वो पता ही नहीं था कि हाँ रोज। तो फिर बंद कर दिया। तो विपिन सर ने, पुजारा सर ने उस मेरे दोस्त को बोला कि तेरे साथ जो लड़का आता था वो क्यों नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि नहीं, वो तो उसने बंद कर दिया। तो उसने बोला नहीं, उसको बुला के ला। तो उसने मेरे को बोला आके कि तेरे को सर बुला रहे, तू आ जा करके। तो मैं गया दूसरे दिन। तो मुझे उसने बोला, मैं तो मतलब छोटा था बहुत ही, 11 साल का रंग, 11 साल के आसपास। तो उसने बोला तेरे पापा को बुला के। तो मैं डर गया, क्योंकि यूजुअली जैसे हम लोग स्कूल में रहते हैं ना कि कोई शिकायत करनी, कंप्लेन आई होगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो दूसरे दिन पापा आए। फिर हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ बात हुई बस। तो मुझे इतना याद है, मतलब कुछ चीजें रहती है ना जो अपने मेमोरी में रहती है। तो मुझे याद है कि मैं और पापा वो नेट से दरवाजे तक जा रहे थे। तो पापा ने बोला कि कल से तुझे आना है, रोज आना है, रोज। तो ये जैसे दैट्स द टाइम कि वहां से स्टार्ट हुआ। आई थिंक वी मस्ट गिव क्रेडिट टू बिपिन भाई, बिकॉज उन्होंने शायद थोड़े दिन में ही वो स्किल देख ली आप में, और आपकी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि क्रिकेट कोचिंग शुरू होता है, बट एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग गाइडेंस की बहुत जरूरत है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एक ट्रेनिंग बॉडी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, NCA। अगर वहां पे किसी को जाने का मौका मिलता है तो शायद हम कैसा कह सकते हैं कि ये पहला स्टेप है प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का। और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, NCA में पहली बार आप कैंप में गए, तो वहां का थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करिए, कैसा रहा, क्या सीखने को मिला? देखिए, जैसे मैंने बात किया कि जब मैं 12 साल से क्रिकेट स्टार्ट हुआ, फिर वहां से मैं डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट, डिस्ट्रिक्ट से अंडर 15 स्टेट की टीम में खेला, सौराष्ट्र से पहली बार। फिर अंडर 17 खेला उसके नेक्स्ट ईयर। और जब मेरा 17 लास्ट ईयर था, तब जाके मैंने मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ टीम में। तो मुझे, आपने जैसे बोला कि NCA में कॉल आया मुझे, तब मुझे वो भी याद है कि वो जैसे अभी मैच रेफरीज रहते थे, वो टाइम पे TRDO रहते थे। Okay. तो वो जो जामनगर में राजेंद्र सिंह करके फास्ट बॉलर थे पूरा ना, वो TRDO थे, सौराष्ट्र के ही है।
तो उसने मेरा एक 149 का इनिंग्स देखा था राजकोट में रेलवे ग्राउंड पे, तब वो TRDO थे। उसने बोला था कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो आई थिंक उसका सजेशन रहेगा या तो कुछ भी रहेगा, तो मुझे NCA में अंडर 17 में कॉल आया कि मुझे कैंप में जाना है। तो वो बेंगलोर में रहता है स्टेडियम पे, और 40 दिन का कैंप था अंडर 17 में। और वहां पे ये भी जैसे बोला ना कि मुझे याद है, तो ये भी मुझे याद है कि जब जैसे मैंने वो कैंप खत्म किया तो हम लोग वापस जा रहे थे, तो मैं इतना मतलब पहली बार ऐसा क्रिकेट का 15, 16, 17 साल के बच्चे को क्या क्रिकेट दे दो तो और कुछ नहीं चाहिए। और वहां पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप पूरा दिन, मतलब पूरा दिन हम बिजी रहते थे। फिर भी रात को खत्म होने के बाद 6 बजे खत्म होने के बाद 9 बजे तक उधर ही पड़े रहते थे, नेट्स में कुछ करते रहते या टेबल टेनिस खेलते रहते। तो मतलब मुझे याद है 40 दिन के बाद लिटरली मैं वापस जाने के टाइम पे रोया था, और हर एक चीज, हर एक कोना NCA का देखा था कि यार यहाँ से वापस जाने का मन नहीं। तो उतनी अच्छी मतलब वो थी, सीखने को बहुत कुछ मिला। और जब जैसे मैं वापस आया और पापा मुझे अहमदाबाद पिक करने आए थे, तो मैंने उसको बोला था कि पापा हम 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमको वही है कि क्रिकेट खेलना मतलब बैटिंग करो, रन्स करो, बॉलिंग करना मतलब विकेट्स लो, और फील्डिंग करना है मतलब फील्डिंग करना है। लेकिन क्रिकेट में पूरी बुक लिखी जा सकती है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे को हमको आइडिया ही नहीं कि ओह बहुत सारा चीज है। तो ऑब्वियसली एक जो बोलते हैं ना कि एक विजन मिला कि अच्छा क्रिकेट में सिर्फ इतना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, मेंटल चीजें हैं, फिजिकल चीजें हैं। तो एक विजन मिला कि अच्छा क्रिकेट इज अ ब्रॉड, वेरी ब्रॉड। सो वी कैन से दैट NCA का जो कैंप था वो शायद आपका सीरियस क्रिकेट खेलने की सोच और सीरियस क्रिकेट खेलने का शायद वो फर्स्ट स्टेप था, NCA की ट्रेनिंग शायद, जहाँ पे आपको क्रिकेट की काफी सारी बातें पता चली। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ का जैसे मैं बोला ना कि वहाँ पे सेटअप ऐसा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है कि लोग अपने आप इंस्पायर भी होते हैं। उनका ट्रेनिंग सेशंस, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं, पर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे मतलब NCA जब से स्टार्ट हुआ तो पहली बैच में जो भी प्लेयर्स थे उसके फोटोज लगाए हुए हैं। तो वो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अभी फिलहाल वो टाइम पे इंटरनेशनल खेल रहे थे, वो फोटोज थे। फिर जो भी मतलब इंडिया खेलता है तो वो वहां से ही होके जाता है, मतलब कोई इंजरी होती है, अब आपको पता होगा कि फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं तो भी NCA में ले रहे हैं, कोई भी कैंप हो रहा है वो भी NCA में हो रहा है। तो वहाँ के सब फोटोग्राफ्स लगाए हुए थे, सब मतलब लेजेंड्स की स्टोरीज, उसके जो कोट्स है वो लगाए हुए थे। तो वहां पे जाके हम लोग इंस्पायर होते हैं कि यार हम लोग जहाँ से आते हैं, लेकिन ये जो है क्रिकेट का हाईएस्ट लेवल है, और वो देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं कि हाँ ये हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसी चीज के लिए खेल। तो ऑब्वियसली वहां पे जाके इंस्पिरेशन मिलती है, और वहीं से जैसे आपने बोला वहीं से मुझे भी ऐसा हुआ कि मुझे क्रिकेट एक विजन मिला। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये अंडर 15 अंडर 19 कैटेगरी आती है, कहीं ना कहीं अंडर 19 में आपको रविंद्र जाडेजा, विराट कोहली उनके साथ कहीं खेलने का मौका मिला, आप वो अंडर 19 लीग में आ गए थे। तो क्या वो टाइम पे आप जब विराट कोहली उनके साथ जब खेल रहे थे तो क्या आपको कहीं वो फर्क नजर आया कुछ कि ये कुछ अलग लेवल है क्रिकेट का? देखिए रविंद्र के साथ तो मैं अंडर 15 से खेला, तब से वो कैप्टन था सौराष्ट्र का मेरा, और 17 में भी वही कैप्टन था। और जैसे आपने बोला अंडर 19 में मैंने 17 के NCA करने के बाद अंडर 19 में जो इंडिया का प्रोबेबल्स बनता है उसमें भी मैं था, वो 25 या तो 30 दिन में। फिर एक्चुअली उसके जोन के कैंप होते, तो उसमें वेस्ट जोन कैंप में अगेन रविंद्र कैप्टन था वेस्ट जोन का, और मैं कैंप में था। उसके बाद NCA में सब जोन के मैचेस होते हैं। उसमें जैसे आपने बोला कि नॉर्थ जोन से विराट कोहली कैप्टन था, और हम लोग एक्चुअली चैंपियन हुए थे वो वेस्ट जोन। ओह इज इट? हाँ, तो ऑब्वियसली वो टाइम पे विराट वो नहीं थे जो अभी है, पर तभी भी वो अंडर 19 इंडिया खेले हुए थे। जैसे रविंद्र भी वो टाइम पे अंडर 19 इंडिया खेला हुआ था। तो हाँ मतलब सुन रहे थे लोग, बातें उसका नाम सुन रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन वो टाइम पे वो थोड़े हाँ वो टाइम पे हाँ, पर उसका वैसे ईशांत शर्मा थे वो टाइम पे, प्रदीप सांगवान करके एक IPL जो खेला है, तो उन सबसे खेलने का मौका मिला। पर हाँ विराट कोहली का नाम तब भी था बड़ा नाम। तो जब एक अंडर 19 एक एज ऐसी है कि और आप एक लीग में आ गए हो तो कहीं ना कहीं वो सपने शुरू हो जाते हैं, दिखता है अपने, और अंडर 19 में आए तो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा आता है कि अंडर 19 इंडिया में मैं शायद 30 में नाम है, खेलने को मिल सकता है, मिलेगा,
कहीं ना कहीं वो सपने शुरू होते हैं और वो हुआ नहीं, तो क्या वो उसका कहीं ना कहीं वो दुख या सेटबैक रहता है कि मुझे मौका नहीं मिला, इन लोग को मिला, मेरे को नहीं मिला मौका? मुझे याद है जो मैं सिलेक्ट हुआ था प्रोविंस में, उसमें 2 टूर थी। एक साउथ अफ्रीका टूर थी हम्म, और एक श्रीलंका टूर थी। हम्म, तो साउथ अफ्रीका टूर में मैं नहीं हुआ था, एक हम्म, दूसरी टीम गई हम्म, थी और मुझे लग रहा था कि शायद दूसरी टूर में मेरा नाम आए, तो वो टूर ही कैंसिल हो गई। तो ओह, मैं जब वो टाइम पे कैंप में ही था, तो हम्म, थोड़ा मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ऑनेस्टली कि मुझे बहुत ऐसा मैं दुःख हुआ कि मुझे नहीं खेलने को हम्म, मिला करके, लेकिन थोड़ा वो हुआ कि यार अरे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। क्योंकि हम छोटे होते हैं तो उतना वो चीज़ें नहीं रहती। हम मतलब मैं हैप्पी था, मैं क्रिकेट हम्म, खेल रहा था, क्रिकेट सीख रहा था, हम्म, लोगों से मिल रहा था। हम्म, तो उतना वो दिमाग में नहीं हम्म, था कि यार ये खेलने को नहीं हम्म, मिला। पर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप था, हम्म, तो वो टाइम पे जो डोमेस्टिक रहता है हम्म, उसकी इम्पोर्टेंस थी। हम्म, तो वो टाइम पे मेरा अच्छा नहीं हुआ हम्म, परफॉर्मेंस और मैं पिक नहीं हुआ जब हम्म, विराट कोहली हम्म, कैप्टन था और हम्म, रविंद्र वगैरह थे, हम्म, वर्ल्ड कप जीते हम लोग हम्म, वो वाला साल। हम्म, तो वो साल मुझे ज्यादा दुख हुआ कि मैं अच्छा नहीं कर पाया उस हम्म, हिसाब उसके लिए। मैं कंसिडरेशन में था, मैं था उस पूल में कि अगर मैं अच्छा करता तो हो सकता है मैं वो स्क्वाड में होता, पर मेरा वो सीजन अच्छा नहीं गया। तो तो वो टाइम पे दुख हुआ। सीजन अच्छा नहीं गया तो क्या दिमाग में ऐसा आया कि और करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ कि आगे कैसे जाएंगे? ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो होते हैं, जब हम्म, अच्छा नहीं करते तो क्वेश्चंस होते हैं, हम्म, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिमाग में, हाँ यही तो है कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि वही एक चीज है जो हमको आगे ले हम्म, जा सकती है। हम्म, तो यस, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, वो रियलाइजेशन तो हुआ। हम्म, पर पर ऐसा नहीं था कि मतलब मैं बिल्कुल ही वो हो गया था कि मुझे यार ये अच्छा नहीं क्रिकेट हुआ नहीं तो खेलना है हाँ ऐसा। क्रिकेट नहीं खेलना होगा। और दूसरी एक बात वो हुई कि अंडर 19 जैसे ही मेरा खत्म हुआ, हम्म, जैसे मतलब अंडर हम्म, 19 पे वो ये हम्म, सेटबैक आया, मुझे हम्म, अच्छा नहीं लगा, हम्म, तो मैं डायरेक्ट आई वाज पिक्ड फॉर रणजी ट्रॉफी टीम। ओह, तो वो एक मोटिवेशन था कि चलो हम्म, ये 19 नहीं मिला हम्म, पर रणजी ट्रॉफी टीम में आ बट 19 से लेके 22, 19 से 22 साल की गया। वो एज कैटेगरी में भी कहीं ना कहीं आपको मौका नहीं मिला, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, क्या चल रहा था तब? ये एक एक्चुअली चीज है कि वो टाइम पे जो कोचिज से हम्म, सौराष्ट्र की हम्म, टीम के, हम्म, वो तो मैं अंडर 19 जैसे मैंने बोला कि हम्म, अंडर 19 खत्म होते ही हम्म, मैं रणजी ट्रॉफी टीम हम्म, में पिक हम्म, हुआ। हम्म, पर मुझे अंडर 22 खत्म होने तक मैच नहीं मिला। तो हम्म, हर बार ऐसा होता था कि अंडर 22 के मैच हम्म, खेलता हूँ, हम्म, उसमें परफॉर्मेंस होता है, हम्म, फिर देन आई वाज पिक्ड फॉर हम्म, रणजी ट्रॉफी, हम्म, लेकिन फिर मैं बाहर बैठा हूँ। हम्म, तो था मतलब वो टाइम पे उसका थिंकिंग वो चीज के रहता था कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट अलग है, प्लेयर हम्म, को पकना चाहिए। जैसे होता है ना, किसी का थिंकिंग हम्म, वैसा रहता है कि हम्म, प्लेयर शुड हम्म, मतलब वेट करेगा, हम्म, वो देखेगा कि हम्म, ये लेवल अलग है, तो हम्म, वो अपने आप उसका एक्सपीरियंस होगा। तो हम्म, वो टाइम पे कोचिज के थिंकिंग ऐसा था। तो हाँ 19 से 22 साल तक नहीं मिला हम्म, अपॉर्चुनिटी। तो वो टाइम ऐसा लगा, मतलब दो कंफ्यूज, अगर मैं अभी सोचता हूँ वो हम्म, चीज के बारे में, हम्म, तो मुझे लगता है कि वो मेरे प्रेशियस ईयर्स से जो मैंने हम्म, आई मिस्ड। हम्म, वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि सेम जो जब यंग होते हैं तो जो हम्म, दिमाग में रहता है कि खेलना है, मुझे हम्म, सीखना है, तो हम्म, मुझे सच में तब में ऐसा लगता था, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये लेवल अलग है, तो हम्म, ये मेरे दिमाग में डाला गया था कि भाई अंडर एज ग्रुप अलग है और हम्म, फर्स्ट क्लास लेवल अलग है। तो मैं फर्स्ट क्लास लेवल को इसी तरीके से देखता था कि अरे हो सकता है ये लेवल मुश्किल है, तो मैं सीख रहा था यही सब चीजें कि अच्छा ये लेवल में से क्या हम्म, सीखने को मिल सकता है। तो बाहर बैठे बैठे यही सब चीजें सीख रहा था। और इन 3 साल में 19 मैचेस फर्स्ट क्लास के बाहर बैठने के बाद ओ, मुझे मेरा डेब्यू हुआ। बट ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कंपैरिजन वाली। हम्म, मैं और आप साथ में खेलते हैं या तो साथ में काम कर रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, मेरे को नहीं मिला, तो कंपैरिजन आती है, सवाल होता है। यही कहीं आपके साथ भी हुआ कि बिकॉज आप रविंद्र जाडेजा, चेतेश्वर पुजारा, ये लीग के साथ खेले हो बचपन से, एंड शेल्डन जैक्सन एक बड़ा नाम है, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ इन लोग को मौका मिल गया, वो लोग आगे गए, चेतेश्वर और रविंद्र जादव इंटरनेशनल गए, शेल्डन को आई थिंक रणजी में मौका मिल गया, बट अभी आपको नहीं मिला था मौका। तो क्या वो आ रहा था कि इनको मिल रहा, मेरे को क्यों नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो दिमाग में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती, तो क्या हुआ, क्या चल रहा था तब? एक्चुअली पुजारा और रविंद्र तो जैसे मैं टीम में आया हम्म, तभी से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हम्म, थे, और आपने बोला कि वो ऊपर भी शेल्डन और मेरा एक
इसमें कॉमन चीज है कि हम दोनों साथ में ही बाहर बैठे। जैसे मैंने बोला मैं 19 मैच बाहर बैठा और मैं 22 में खेल रहा था। मतलब रणजी ट्रॉफी के जो 7-8 लीग मैचेस होते हैं, तो मैं पहले 3-4 मैच 5 मैच नहीं होता था। जैसे ही अंडर 22 खत्म होता था, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा होता था, तो मुझे पिक किया था रणजी ट्रॉफी स्क्वाड के लिए। पर शेल्डन वो 4 साल 3 साल जो मैं गिना रहा हूँ, वो पहले से रणजी ट्रॉफी टीम में, वो भी मेरे साथ उसने वो बाहर बैठा है उतना। तो मेरा और हम दोनों का डेब्यू एक ही मैच में हुआ। ओके। तो मैंने 19 मैच बाहर बैठा हूँ, वो भी मेरे साथ मेरे से भी ज्यादा मैच बाहर बैठे। तो एक जैसे आप बोल रहे हैं ना कि दूसरे लोग खेल लेते हैं, तो मुझे एक एक स्टोरी, एक मतलब एक किस्सा है। जैसे मैं था टीम में, रणजी ट्रॉफी टीम में, और हमारा तमिलनाडु से मैच था और राजकोट में खंडेरी स्टेडियम पे, तब पेविलियन वगैरह नहीं बना, तो सामने की ओर हम बैठते जहाँ पे अभी मीडिया बॉक्स है। तो वहाँ पे तमिलनाडु के साथ मैच था और बहुत ही पाटा विकेट था, जैसे पहले रहता है स्टेडियम। और बद्रीनाथ खेल रहा था। तो मैं आई यूज्ड टू बी ए 12th मैन, मुझे 12th मैन रखते थे, तो फील्डिंग क्योंकि मैं ठीक ठाक कर लेता था, तो मैं फिर फील्डिंग में गया और कमलेश मकवाना जो हमारे बॉलर है, उसमें बद्रीनाथ ने स्टेप आउट होकर ड्राइव किया जोर से और कैच आया मेरे पास और मेरे से ड्रॉप हो गया। तो मुझे याद है मैं बाहर से ही बाहर चला गया, मतलब वो चीज की वजह से गया कि किसी वजह से गया मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना याद है कि ये मेरे से ड्रॉप हुआ कैच और मैं नेक्स्ट मैच में, मतलब मेरे को खेलने को नहीं मिला और मैं बाहर हो गया, मुझे बाहर कर दिया। फिर एक किस्सा ऐसा है कि मैं बाहर हो गया, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी, मैं प्रैक्टिस कर रहा था रेलवे ग्राउंड। मैं आपको रुकूंगा, ये बाहर हो गए, एक तो एक्स्ट्रा में सिलेक्ट हुए, फील्डिंग का मौका वाला, कैच छोड़ दिया, मतलब वो अपॉर्चुनिटी थी कि शायद वो बेस पे भी आप शायद 11 में आ सकते हो और वो मौका नहीं मिला। तो क्या अगेन दिमाग में ऐसा कुछ आया कि अभी तो मिलेगा नहीं, क्रिकेट खत्म हो गया, ऐसा कुछ? नहीं, वो क्योंकि जैसे 20-22 साल की उम्र में हम यंग होते हैं, तो ऐसा होता है कि मतलब, और बातें भी जैसे हम लोग क्या यूजुअली हम सीखते हैं जो बातें होती हैं आसपास से, मतलब सीनियर्स जब यंग होते हैं तो सीनियर्स को पूछते हैं, कोचेस को पूछते हैं। तो जैसे मैं सीनियर से बात कर रहा था, तो उसने वही बोला कि कैचेस छूटना इज अ पार्ट ऑफ गेम, तूने अपना बेस्ट किया और बाहर से, मतलब 12th मैन होते हैं तो बाहर होते हैं, तो बाहर से आके कवर्स में फील्डिंग करना इज अ इम्पोर्टेंट प्लेस, तो इट्स नॉट इजी। ये सब चीजें आसान नहीं होती, तो आपको सीखना है कि आप जैसे बाहर बैठे हो तो आपको रिलैक्स नहीं रहना है, आपको इन्वॉल्व रहना है, आपको रेडी रहना है कि कभी भी आपकी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो यही सब चीजें होके, और कोचेस ने भी यही बोला कि बाहर जा रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट खत्म हो रहा है, तू अपनी मेहनत कर, तू वापस भी आ सकता है, मतलब डोर्स आर स्टिल ओपन। गुड। तो ये सब क्लियर मैसेजेस थे कोचेस की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से। तो उतना मतलब हाँ, वही कि मोटिवेशन था कि मुझे अभी और अच्छा करके आना है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं वापस से प्रैक्टिस कर रहा था, रेलवे ग्राउंड पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो और रणजी ट्रॉफी चालू था, सीजन चालू था। ओके। तो मुझे हितेश गोस्वामी जो हमारे वो टाइम पे असिस्टेंट कोच थे, उसका कॉल आया मेरे फोन में। मैं प्रैक्टिस में था, प्रैक्टिस जस्ट खत्म हुई थी 8 बजे 8:30 बजे के आसपास, और जो हमारे कोच है देबू मित्रा करके थे, तो हितेश गोस्वामी का नाम था क्योंकि उसका नंबर मेरे में सेव था। तो मैंने कॉल उठाया तो सिर्फ उतना बोला कि मैं देबू मित्रा बोल रहा हूँ और तुम अभी आ जाओ ग्राउंड पे, मैं तुम्हारा नाम डाल रहा हूँ। तो मुझे याद है मेरा एक दोस्त है सागर करके, वो मुझे बाइक पे किट बैग लेके खंडेरी छोड़ तो आप रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए थे ऐसा? हाँ, ओह, जैसे वही साल, जो साल में ड्रॉप हुआ, क्या बात, वही साल एक मैच में फिर नहीं, मतलब बाहर था, और फिर नेक्स्ट गेम तो मैं वहां पे गया, तो मुझे पता चला कि कोई एक प्लेयर है वो सुबह सुबह इंजर्ड हुआ, तो उसको फिर बाहर करके सर ने मुझे बोला कि भाई इसको कॉल करो, मैं वो लोकल है तो मैं उसको बुला लेता हूँ। तो मैं गया वहां पे, टॉस हो गया था 9 बजे, क्योंकि 8:15 8:30 को मुझे कॉल आया, और मैं तो रेलवे ग्राउंड पे था, तो कपड़े वपड़े लेके खंडेरी स्टेडियम पहुंचा, तो आधा घंटा हो गया था। 9 बजे मैं वहां पे पहुंचा, टॉस जस्ट होके आ ही रहे थे कैप्टन, तो मुझे बोला गया कि मैं 12th मैन। तो वो एक चीज थी, और वो टाइम पे जो मैं जैसे बोला कि मैं 22 खेल के मैं आ जाता था टीम में, तो वो टाइम पे ऐसी मेरे प्लेयर्स थे जो अंडर 22 में मेरे साथ खेल रहे थे, और वो मैच में डेब्यू कर रहे थे, और मैं तो टीम में नहीं था एक्चुअली, मैं टीम में, मुझे सुबह सुबह बुलाया गया और मैं वो मैच में बाहर हूँ। तो वो मुझे पर्टिकुलरली याद है, उस दिन मैं बहुत रोया था कि ये मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती थी, और मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि उस मैच में मैं था नहीं, अगर मैं होता ही नहीं तो मुझे इतना दुख नहीं होता। पर सो ये आप एक एक्सपेक्टेशन लेके गए कि मेरा नाम आ गया, मैं खेलूंगा, और वहां जाके के पता चला कि खेलना नहीं है आपको। नहीं, वो एक्चुअली
पहले तो नाम आया उसकी, मतलब मुझे बुलाया गया रणजी ट्रॉफी में, तो पहले तो मैं खुश था कि मुझे बुलाया गया। फिर वहां पे जाके पता चला कि मैं 12th में हूँ, तो थोड़ा सा झटका लगता है कि चलो मैं 12th में हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि वो चीज से मैं गुजर चुका था, 12th में मैं रह चुका था बहुत, तो ठीक है। पर ये चीज देख के ज्यादा दुख हुआ कि जो खेल रहे थे, जिसका डेब्यू हो रहा था, वो उसके साथ में खेला हुआ था, और वो लोग मतलब बाहर नहीं बैठते थे। तो वो चीज का मुझे ज्यादा दुख हुआ कि ये मैच मुझे मिल सकता था अगर मैं पहले से टीम में होता, तो शायद उसको चांस देने की जगह पे मुझे चांस मिल सकता था। वो चीज का ज्यादा दुख हुआ। बाद में कुछ एक ऐसा स्टेज आया कि रणजी में आपका डेब्यू हो गया और आप सिलेक्ट हो गए, आपने खेलना शुरू किया। शायद डेब्यू ठीक ठाक नहीं हुआ, बट बाद में ऐसा हुआ कि अर्पित वसावड़ा ने डबल सेंचुरी करना शुरू किया और 5वें 6ठे नंबर पे शायद बैटिंग में आते हैं, उससे 3 नंबर पे आ गए बिकॉज आपकी कंपैरिजन पुजारा से होने लगी कि पुजारा जैसा खेल रहा है तो उसको आगे लो, तो 3 नंबर पे आ गए। और ऐसा हुआ कि वो परफॉर्मेंस वापस आपका डाउन होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, ऐसा क्या चल रहा था दिमाग में और क्या हो गया कि एकदम से सेंचुरी डबल सेंचुरी से प्रमोट हो गए, 3 नंबर पे आए और परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हुआ? देखिए, ये एक एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर मैं याद करता हूँ, तो एक पूरी जर्नी आपने बताई कि मेरा जैसे बाहर बैठा था, फिर डेब्यू हुआ। फिर डेब्यू में भी एक ऐसी चीज है कि मेरी डेब्यू ऐसे विकेट पे हुई थी जहाँ पे 4 सेशन में मैच खत्म हो गया। तो वो सीजन का लास्ट मैच था, वो सीजन का लास्ट मैच था। नेक्स्ट सीजन जब मुझे मैच मिला, तो वो भी ऐसा मैच था जहाँ पे हम लोग 90 पे ऑल आउट हो गए। तो मेरा जो डेब्यू के 2-3 मैच थे, वो ऐसी चैलेंजिंग विकेट में थे। फिर जैसे आपने बोला कि मेरे लास्ट उस पे रन्स होने चालू कर दिए। मैंने पहले बंगाल के सामने मेरे 50 हुई और मेरी फर्स्ट सेंचुरी अगेंस्ट मुंबई, वो भी सौराष्ट्र में। तो वही साल हम लोग फाइनल्स खेले 2012-13 में भी, जो मेरा पहला साल था जहाँ पे मैंने अच्छे स्टेबल हो गया, टीम में रन करने शुरू कर दिए। वही साल हम लोग पहली बार फाइनल्स खेले और फाइनल्स में भी मेरा 50 था, सिर्फ हम लोग हार गए थे वो बहुत ही बुरी तरह से मुंबई के साथ, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी खेले थे वो मैच। और फिर जैसे आपने बोला कि अच्छा एक ठीक ठाक नाम हो गया मेरा, मैं स्टेबल हो गया टीम में। और वो टाइम ऐसा था कि पुजारा और रविंद्र ऊपर सेट हो गए थे, इंडिया की टीम में सेट हो गए। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ना कि सीनियर्स और कोचेस का बहुत रोल होता है, तो उन लोगों ने देखा मुझमें कि यार ये ऐसा बंदा है जो विकेट पे रुक के खेल सकता है, जैसे पुजारा का था वो। और वो टाइम पे शीतांशु कोटक भी रिटायर हो गए थे। तो हाँ, तो मेरे को 3 नंबर पे प्रमोट किया गया और बोला गया कि मैं अगर यहाँ पे खेल सकता हूँ तो वहाँ पे थोड़े फेलियर्स आना स्टार्ट हुए। मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि इट स्टार्टेड सडनली, पर स्लोली एक इनिंग जाता है, फिर थोड़े रन्स होते हैं, वापस एक आध इनिंग जाता है। तो ये जो फेज था, वो टाइम पे स्लोली मैं एक शेल में जाता गया। मतलब रन्स नहीं हो रहे तो और प्रेशर आता है। और यूजुअली आई एम काइंड ऑफ ओवर थिंकर, मैं बहुत सोचता हूँ। मतलब अगर एक आध इनिंग भी ऊपर नीचे गया, और हम लोग एज अ मतलब यंग जब रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो इतने एक्साइटेड होते हैं कि एक इनिंग भी अगर जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो एक इनिंग 2 इनिंग मतलब ऐसे फेलियर्स आते गए और मैं शेल में घुसता गया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर वो वहां से मुझे बाहर कैसे निकलना है, उस चीज में से मैं मतलब ड्रॉप होने की सिचुएशन में कब आया। मतलब ये जो एक फेज है, वो जो एक ड्रिफ्ट है, जहाँ पे मैं स्टेबल था, जहाँ पे मैं अच्छा कर रहा था, वहां से एक अनसर्टेनिटी वाला जो फेज होता है ना, वो फेज में मैं कैसे ड्रिफ्ट होता गया वो मुझे खुद को भी नहीं पता। तो क्या दिमाग में कोई डर था? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब वो एक फेज था। फिर ये फेज में मैं घुस गया कि मुझे हर इनिंग में यही लगता था कि यार ये हो सकता है अगर ये इनिंग में रन ना करूं तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, हो सकता है मैं ये इनिंग में रन ना करूं। तो वो जो ड्रिफ्ट है वो इतनी जल्दी आ गया। और वो टाइम पे क्या होता है कि मतलब जैसे जब रन नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं कि भाई तुम्हारी ये टेक्निक ठीक नहीं है, तुम्हें इस चीज पे वर्क करना है। तो फिर हम भी वो ट्राई करते हैं जो विच वी आर नॉट यूज्ड टू। तो उसमें अगेन परफॉर्मेंस खराब होता है, तो हम वापिस वो शेल में जाते हैं कि मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो वो टाइम पे क्लू नहीं रहता। मतलब क्लू ही नहीं था कि मैं कैसे करूं, कैसे बाहर आऊं। और फिर वो जैसे मैंने बोला ना कि वो एक कैसे मैं परफॉर्म करूं, वहां से ये डर, वो फेज से ड्रिफ्ट होके मैं वो चीज में पहुंच गया कि
अब मैं ड्रॉप ना हो जाऊं, अब मैं ड्रॉप ना हो जाऊं कहीं। तो वो एक्चुअली टीम ने एसोसिएशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत चांसेस दिए, लेकिन मैं वही शेल में घुसता जा रहा था। जैसे ही जितना फेलियर मेरा ड्रैग होता जा रहा था, मैं वही शेल में घुसता जा रहा था कि हो सकता है मैं ड्रॉप हो जाऊंगा टीम से, हो सकता है मैं ड्रॉप। तो वो डर बैठ गया था दिमाग में। तो इसमें से बाहर कैसे आया? ड्रॉप हो गया फाइनली। फाइनली वही चीज हुई जिसका डर था। हाँ, ड्रॉप हो गया मैं टीम में ओके। से। 2016 में आई थिंक, जब एक साल था जब सौरव गांगुली प्रेसिडेंट थे, तो उसने 6 मैच किए थे। वो साल मैं नहीं था, 2016 के सीजन में वो मैं ड्रॉप हुआ था टीम से। तो ये आपने अप्रोच कैसे चेंज किया? नहीं, वो अपने आप हुआ, वो मैंने कुछ नहीं किया। वो एक्चुअली जैसे ड्रॉप हुआ, मैं बात कर रहा था 1-2 साल से मैं ठीक नहीं कर रहा था टीम से, और वही चीज से जा रहा था कि यार कहीं ड्रॉप ना हो जाऊं। तो फाइनली वो चीज हो गई, मैं ड्रॉप हो गया। तो सडनली एक रियलाइजेशन हुआ कि पुरानी चीजें सब याद आई कि मैं जब क्यों क्रिकेट स्टार्ट किया। मैं जब कैंप में जा रहा था वापस से, मैं क्या होता कि रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो, और मतलब डोमेस्टिक सीजन पूरा खेल रहे हैं, तो जो हमारी जो एकेडमीज होती है जहाँ पे हम पूरा साल प्रैक्टिस करते थे, तो वहां पे जाने का कम टाइम मिलता है। और क्या प्रोफेशनल क्रिकेट में फिर हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, जिम करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो नॉर्मल प्रैक्टिस करके फट से निकल गए, वो सब चीजें होती है। तो मुझे पहले के दिन याद आ गए, जैसे हम छोटे थे तो ग्राउंड पे सुबह अगर 9 बजे कैंप खत्म हो जाता था, तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक एक्स्ट्रा नॉकिंग किया, और कुछ नहीं किया तो दोस्तों से बातें करके ग्राउंड में पड़े रहते थे। तो वो एक मजा था, क्रिकेट खेलने का एक मजा था कि हम क्रिकेट खेल। दोपहर को अगर 3 बजे का कैंप है तो 2-2:30 बजे आके वो हैंगिंग बॉल करते थे, वो सब मुझे तो मतलब जितना भी टाइम हम ग्राउंड को दे सकते थे उससे ज्यादा हम लोग देते। लेकिन जब बड़े हो गए, जैसे रणजी ट्रॉफी खेलने लगे, तो वो टाइम अपने आप कम हो गया, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर हो गए, थोड़ा वो सब आ गया। तो जैसे ही ड्रॉप हुआ तो वो अपने आप वो चीज करने का मन हुआ कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने में मजा आता है, ग्राउंड पे रहने का मुझे मजा आता है। ओके। तो वो चीजें वापस शुरू हो गई। वो चीज शुरू होने से फिर मुझे यही मेरे दिमाग में आया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी के लिए नहीं खेल रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। मतलब मुझे ऑब्वियसली इंडिया खेलना होता है, ऑब्वियसली सेटबैक्स आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पर क्रिकेट में खेल रहा था, क्रिकेट मैंने शुरू किया था, और मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने का मजा है। और लोग मुझे रणजी ट्रॉफी खेलने से रोक सकते हैं, मतलब मैं रणजी ट्रॉफी में से ड्रॉप हूँ, मैं क्रिकेट खेलने से रोका नहीं गया, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो वही चीज मेरे दिमाग में आई। तो आई थिंक उसी साल जिस साल मैं डेज में से ड्रॉप हुआ, उसी साल मेरा T20 में और वनडेज में कमबैक हुआ। वंडरफुल। और मैंने भी सीनियर से, मैंने बोला ना अभी, सीनियर से बात की थी, कोचिज से बात की थी जब मैं ड्रॉप हुआ तब। तो उसने बोला था कि नहीं, अभी भी तेरे में क्रिकेट है, तू तेरा जो फॉर्मेट है 3 दिन का जो लॉन्गर फॉर्मेट है, उसमें तू कर सकता है कमबैक। पर वो भी सरप्राइज थे कि मेरा गेम शिफ्ट होके मैं व्हाइट बॉल में कमबैक किया, तो वो लोग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं व्हाइट बॉल में कमबैक करूंगा। तो मेरा कमबैक व्हाइट बॉल में हुआ, और वही साल हम लोग विजय हजारे का भी फाइनल्स किया। क्या बात है। तो और फिर उसके अगले साल हम लोग रणजी ट्रॉफी फाइनल्स खेले। कहीं ना कहीं आई थिंक कोई इंटरव्यू में कहीं पे आपने ये वाकया बताते हुए बताया था कि आपने सोच बदली आपकी कि जैसे आप बोलो कि मेरे लिए फिर क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, रणजी खेलूं ना खेलूं। तो कहीं ना कहीं आपने ये भी बताया था कि फिर मैंने ये सोचा कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है और टीम के लिए खेलना है, टीम को जिताने के लिए खेलना है। तो ये थॉट प्रोसेस कहीं आप चेंज लाए और सडनली वापस हरप्रीत वसावड़ा वाज बैक ऑन द ट्रैक। उसमें देखिए, सबसे जैसे आपने बोला कि ड्रॉप हुआ, सोच चेंज हुई, यही चेंज हुई कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने का मजा आता है। तो फिर एक यही चेंज आया सबसे पहला कि मैं गेम को ज्यादा एंजॉय करूँ। चाहे मैं कोई भी मैच खेल रहा हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट का मैच खेल रहा हूँ, चाहे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या तो रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, पहले वो परफॉर्मेंस का फिर मुझे पता चला कि क्या हो रहा था। तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि मैं परफॉर्मेंस का प्रेशर ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर में था कि मुझे हर मैच में रन करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अगर ऊपर खेलना है, ये सब चीजें बहुत चल रही थी दिमाग में। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सब चीजों से फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। फायदा मतलब फायदा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे
एक रीजन पता चला, कॉज पता चला कि मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ ग्राउंड पे रहना। वेरी नाइस। तो यही चेंज हुआ कि मैं ग्राउंड पे रहता हूँ तो मेरा काम है कि मैं कोई भी लेवल का क्रिकेट खेलता हूँ। मेरा काम है रन बना के देना और मेरे कंट्रीब्यूशन से टीम को जीतना। तो वही फिर मैंने पहले जैसे हम सोचते हैं ना कि मुझे साल के गोल रखता था मैं कि साल के 1000 रन करने हैं, मुझे इंडिया खेलना है, मुझे 200 रन करने हैं, ये इतनी सेंचुरीज करनी। तो वो चीजें मुझे प्रेशर में डाल रही थी। वो मुझे बाद में पता चला कि ये सब चीजों से मुझे प्रेशर आ रहा है। तो मैंने अपना गोल शिफ्ट किया। nice. मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं इतना सोचूं कि मेरे कंट्रीब्यूशन से मेरी टीम जीते। मैं चाहे वो कंट्रीब्यूशन कितना भी छोटा हो, पर मेरा काम है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं टुवर्ड्स माय टीम्स विनिंग। तो वही एक मेरा गोल हो गया। तो वो चीज में मुझे मजा भी आ रहा था, सबसे पहली बात, और मुझे मोटिवेशन भी वही चीज से मिला। वंडरफुल। आई थिंक आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी फियर को ओवरकम करने के लिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थॉट। अर्पित, 2022-23 सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी थी। वहाँ पे सेमीफाइनल में कुछ ऐसा हुआ कि सेमीफाइनल, आई थिंक जयदेव उनादकट वाज द कैप्टन, बट सेमीफाइनल में कुछ ऐसा हुआ कि अर्पित वसाड़ा को कैप्टनसी दी गई एंड अर्पित वसाड़ा परफॉर्म्ड एंड टीम वेंट टू फाइनल। सो एक सडनली एक तो कैप्टनसी दी गई आपको, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, ये आपने पॉइंट दिया जो 2022 का सेमीफाइनल। एक्चुअली हम लोग, जैसे मैंने बोला, कमबैक हुआ, फिर वहां से सौराष्ट्र की भी गोल्डन एक्चुअली जो रन था वो स्टार्ट हुआ। हम लोग 2018-19 में अगेन रनर अप हुए दूसरी बार, और 19-20 में फर्स्ट टाइम हम लोग जीते रणजी ट्रॉफी अंडर द कैप्टनसी ऑफ ऑब्वियसली उनादकट। तो दैट वाज अ हिस्ट्री। उन्होंने पहली बार जीते बंगाल से, और लकीली जैसे मैंने बोला कि मैं भी अच्छा करता गया टीम के लिए। तो वो साल मैंने मतलब सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच था, और फाइनल्स में भी लकीली मैन ऑफ द मैच था। तो वहां से फिर क्या शिफ्ट हुआ कि उनादकट भी बहुत ही अच्छा कर रहे थे उस साल। उनादकट वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ रणजी ट्रॉफी। तो वो भी ऊपर खेल रहे थे। तो जब भी उनादकट थे तब मैं वाइस कैप्टन होता था टीम में। तो ऐसा कभी होता था कि वो एक आध मैच उसको अगर फिटनेस की वजह से ब्रेक लेना पड़ रहा है, मतलब वर्कलोड की वजह से, तो इन ऑड वन गेम और समथिंग मैं कैप्टन रह चुका था पहले। तो 2022 की सीजन में वो एक्चुअली टेस्ट मैच में वापस उसका कमबैक हुआ उनादकट का। तो एक्चुअली वो नॉट ओनली इन द सेमीफाइनल, पर वो साल बहुत सारे लीग मैचेस में भी वो कैप्टन था। मैं पहले से एक्चुअली आई वाज द कैप्टन। बीच में 3 मैच शायद उनादकट आया था खेलने, मुझे एग्जैक्टली 2 या 3 मैच आया था वो खेलने। फिर वो वापस इंडिया की ड्यूटी में चला गया था। तो पर वो पूरा साल मैंने लीड किया था, और मुझे obviously I'm grateful to the association and you know कि मैं आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे सौराष्ट्र की टीम लीड करने को मिली। और वो साल हम लोग मुंबई में खेल रहे थे अगेंस्ट मुंबई, एंड वी वॉन दैट मैच आउटराइट। और उसके बाद मुझे पता चला कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वेयर इन मुंबई सौराष्ट्र हैज बीटन मुंबई इन मुंबई आउटराइट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ड्रॉ होता है, हम लोग लीड लेते हैं, वो सब चीजें नहीं, पर आउटराइट जीतना दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और मैं वो टाइम पे कैप्टन था, तो मुझे मतलब दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट। इट इज नथिंग अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक टीम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मुंबई टीम, we have very very big names always in the Mumbai team, right. and unko harana, that is a big achievement. But I think semi-final crucial match, और उसमें कैप्टनसी करना और जिताना परफॉर्म करके। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि मैं पहले से कैप्टन था, और पहले 2 मैच में हम लोगों ने लीड लिया था, पर वो जो बोलते हैं ना कि चैंपियनशिप के लिए यू नीड अ मोमेंटम। तो थर्ड मैच हम लोग मुंबई से खेल रहे थे, और मुंबई से जीतना, मुंबई में जीतना, तो वो टीम का मोरल सपोर्ट बहुत ही अच्छा हो गया। और वही वो मैच से ही मोमेंटम आया, और वो साल हम लोग प्रॉपरली क्वालिफाई कर गए। क्वार्टर फाइनल्स भी हम लोग पंजाब से बहुत ही अच्छा मैच जीते, मतलब वो भी मतलब बहुत ही अच्छा मैच था। और सेमीफाइनल हम लोग बेंगलोर में कर्नाटका के साथ खेल रहे थे। तो ऑब्वियसली बड़ा मैच था, और जैसे आपने बोला पुजारा नहीं थे, उनादकट नहीं थे, तो मैं लीड कर रहा था। तो इट वाज एन पर हमारी बात होती रहती थी क्या टीम खिलानी है, कैसे हम लोग जाएंगे, वो सब। तो वो मैच में आई थिंक हम लोग टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे थे, और मयंक अग्रवाल ने 200 रन किए थे, डबल 100 किया, और वो लोग ने 400-450 रन किए थे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं। तो वहाँ पे विकेट फिर अच्छा हो गया था, थोड़ा डिसेंट हो गया था। मतलब अगर हम सेट हो जाते हैं तो
अच्छा बाउंस था, अच्छा पैसा, थोड़ा फास्ट बॉलर के लिए हेल्प था, पर अच्छा विकेट था। तो शेल्डन खेल रहा था ऑलमोस्ट 60-70 रन पे जब मेरी बैटिंग आई, तो मैं भी शुरू में स्ट्रगल करके नॉर्मल खेलता गया, तो हम लोगों दोनों का अच्छा पार्टनरशिप हुआ, मेरा और शेल्डन का, और लकीली 100 हो गए मेरे। फिर दूसरे दिन भी मैं चानी के साथ पार्टनरशिप हुआ, चिराग आपने चानी 200 के किए थे साथ, शायद। और मैंने 200 की। तो हम लोगों को, क्योंकि 5 दिन का मैच होता है, और पता था कि लीड लेने के बाद भी क्रिकेट इज मतलब 5 दिन के मैच में कभी भी गेम हो सकता है। तो Change हो मैं 200 रन के बाद भी आउट होने के बाद, साकरिया था तब मेरे साथ, चेतन साकरिया, और आई नो कि वो बैटिंग कर सकता है। तो मैं आउट हुआ, तो मुझे लगा कि हम लोग को 120 से 127 रन का लीड था, तो मुझे पता था कि मैच अभी भी ऑन है। चौथे दिन उन लोग की सेकंड इनिंग्स आई, और फिर हमको मतलब लास्ट डे पे 142 रन करने थे, 142 या 125, ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और हमारी 40 पे 5 आउट हो गए। और जैसे मतलब हम लोग कई बार करते हैं, 2019-20 जब हम जीते थे, तभी भी हम लोग सेमीफाइनल में 15 पे 5 थे, और वहां पे उनड़कट ने चेतन साकरिया को आगे भेज दिया था एज ए नाइट वॉच में, और मतलब एज अ कि भाई ये थोड़ा अगर टाइम निकाल देगा तो बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा, और वहां पे उसने 45 रन किए थे। वो मेरे साथ ही पार्टनरशिप हुई थी, तो वही चीज मेरे दिमाग में भी आई, और मैंने भी चेतन को आगे भेज दिया, और मैं खेल रहा था, तो चेतन ने आके 2-3 सिक्स लगा दिए, प्रेशर कम हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, और हम लोग वो लकीली मैच जीत गए। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि जितने भी मैचेस हम लोग खेले हैं, मतलब वो इतने टाइट मैचेस हुए हैं ना कि वो याद रहते हैं, मतलब। तो यही एक चीजें हैं, मतलब कि हम लोग कोई ना कोई सौराष्ट्र में से ऐसे, वो टाइम ऐसा था कि कोई ना कोई आके खेल जाता था, परफॉर्म बट आप आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस एक बात बताइए कि कैप्टनशिप, जो कैप्टनसी रोल है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बिकॉज इट इज अ बिग रोल एंड स्पेशली इन दिस सच क्रूशियल मैच, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एज अ कैप्टन? देखिए, मुझे एक्चुअली जब कैप्टनशिप मिली, तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं था, जो कल्चर ऑलरेडी सेट किया हुआ था सीनियर्स ने, मतलब उनड़कट ने, और मैं भी उन्हीं से मतलब सीख रहा था, उनके ही कुछ स्टेप्स पे जा रहा था, और उसकी, और जो मुझे भी इम्पोर्टेंट लगता है कि जैसे सौराष्ट्र ऐसी टीम नहीं है कि बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वो भी ग्राउंडेड, वो भी टीम के साथ मिलके खेलते हैं, मतलब प्लेयर्स के साथ। जैसे बड़ी टीमें होती है तो बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो वो क्या खुद के जोन में रहते हैं, और यहाँ पे सौराष्ट्र में मैंने देखा है कि जो सबसे बेस्ट चीज उनड़कट ने जो कल्चर लाया है कि वो सबको साथ में लेके चलते हैं, मतलब ऑफ द फील्ड भी हम लोग गेम्स खेलते हैं, मतलब अगर हम लोग जीतते हैं तो वी ऑलवेज हैव अ सेलिब्रेशन डिनर और समथिंग, तो एक फैमिली जैसा माहौल क्रिएट होता है। तो वही चीज मुझे लगता है कि क्योंकि जब छोटी टीम से आते हैं, जो छोटी टीम होती है, तो वो इसमें यही यूनिटी, जो एक फैमिली बॉन्डिंग है, उसी से परफॉर्मेंस आता है। तो जो मैं बोल रहा था ना कि वो टाइम सौराष्ट्र का ऐसा था कि कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा था, तो आई थिंक उसकी डीप रूट में वही वजह थी कि हम लोग एक दूसरे पे इतना भरोसा कर रहे थे कि यार मैं नहीं चला तो ये बंदा काम कर जाएगा, और होता भी था। ऐसे बहुत सारी मिरेक्युलस थिंग्स हुई है कि धर्मेंद्र ने, जडेजा ने बॉलर होने के बावजूद बैटिंग करके बहुत सारे मैचेस जीताए। पार्थ भूत करके प्लेयर थे, उसने बहुत अच्छे मैचेस जीताए टाइम पे। चेतन साकरिया ने नॉट विद द बॉलिंग के साथ तो वो ऑब्वियसली कर देते थे, बैटिंग के साथ भी उसने कभी कभी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। शेल्डन हो गया, मैं हो गया, प्रेरक, वो सब मतलब उनड़कट हो गया, तो मतलब पूरा माहौल ही ऐसा फैमिली का था कि सबको एक दूसरे पे और सबको खुद पे इतना भरोसा था कि कोई ना कोई अच्छा कर जाता है। तो कैप्टनशिप में भी वही था कि मुझे यही चीज को कंटिन्यू करना था, यही चीज को कंटिन्यू। बड़ा अर्पित, ये एक अच्छी बात आपने बताई, या तो ये आपकी अच्छी बात है, जब कोई लीडरशिप रोल लेता है और रिजल्ट लाता है, तो नॉर्मली वो ऐसा मानता है कि भाई ये मैं लीडर था, मैं कैप्टन था, मैंने किया। बट आई मस्ट अप्रिशिएट दैट आप क्रेडिट दे रहे हो जयदेव उनादकट को, जिसने आप, और ये बहुत सच्ची बात बताई कि उसने एक कल्चर, एक टीम स्पिरिट ऐसा बना के रखा था कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं एज ए कैप्टन। So I really appreciate, because this is one of the learning from this today's discussion के gratitude is very important कि आपने काम किया, लेकिन जो आगे जिसने काम किया उसको भी आप क्रेडिट दे रहे हो। एक दूसरी बात जानिए, आप और शेल्डन जैक्सन, जैसे आपने बताया कि साथ में ऑलमोस्ट शुरू हुआ, साथ में बाहर बैठते थे, बट कहीं ना कहीं
दोनों लीग में जा रहे थे, साथ में जा रहे थे, दोनों परफॉर्म कर रहे थे, तो क्या कंपटीशन होती थी? वो कैसे मैनेज करते थे आप? बिकॉज कंपटीशन तो होती है। वेल ऑब्वियसली हम दोनों जैसे बाहर बहुत बैठे हैं साथ में, डेब्यू भी साथ में हुआ और बहुत खेले हैं, तो ऑब्वियसली वो रहता था। मुझे शुरू शुरू का टाइम याद है, मतलब पहले 2-3 साल जैसे मैंने बताया कि मैं भी रन कर रहा था, वो भी रन कर रहा था, तो हम लोग बोलते थे कि वो स्पेशली ही यूज्ड टू टेल मी कि भाई मैं तेरे से आगे हूँ, 1 साल 2 साल वो आगे रहता था, 1 आध साल मैं आगे रहता था। ऑब्वियसली उसने ही हैज परफॉर्म्ड वेल, तो लेकिन वो कंपटीशन से एक्चुअली मोटिवेशन मिलता था क्या कि बात है, मतलब वंडरफुल। शेल्डन अगर मैं आगे रहता हूँ तो मुझे पता था कि वो उस चीज से मोटिवेशन लेगा कि मुझे आगे होना है। ऑब्वियसली मेरा मोटिवेशन ज्यादा वो सब चीजों में नहीं रहता, पर मुझे पता है कि उन सब चीजों से फर्क पड़ता है। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होता है, और जैसे साथ में पूरा जर्नी हम लोगों ने किया है, तो और पार्टनरशिप्स भी ऑब्वियसली वो मतलब एक था कि जो हम दोनों के बीच में कौन ज्यादा रन करता है वो कंपटीशन, और एक होता है कि हम दोनों की पार्टनरशिप्स। तो बहुत सारी पार्टनरशिप्स हम दोनों ने की है सौराष्ट्र के लिए, मतलब मैं याद भी नहीं कर सकता, उतनी सारी पार्टनरशिप्स है, तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड था उसके साथ। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी बात बोली कि कंपटीशन थी, बट कंपटीशन ऐसी नहीं थी कि उसको बीट करना है तो उससे आगे निकलना है, बट खुद को और अच्छा खेलना करना है। दिस इज अ गुड थॉट आई थिंक, अर्पित। वेल मैं जैसे सोचता हूँ तो अभी ऐसा लगता है कि हर प्लेयर का अपना एक अलग ट्रिगर होता है। हाँ। तो जैसे कोई बंदे का ऐसा ट्रिगर होता है कि मैं अपनी ही टीम से कंपटीशन करूँ, मेरे को अपनी टीम में हाईएस्ट स्कोर होना है। मैं अगर कोई मतलब पुजारा अगर टीम में खेल रहा है तो मैं चाहे उसको बोलूँ ना, पर मेरे दिमाग में ये मोटिवेशन रहता है कि अगर वो बंदा 900 रन 800 रन कर रहा है तो मुझे उससे ज्यादा रन करने हैं। वेरी नाइस। तो कोई लोग ऐसे मोटिवेट होते हैं, कोई ऐसे मोटिवेट होते हैं कि मुझे खुद का ही गोल बना लेते हैं, मतलब ऐसा कंपटीशन नहीं, पर मुझे साल के 1000 रन करने हैं। तो मैं पर्टिकुलरली मेरी बात करूँ तो मेरा मोटिवेशन वही रहता था कि मैं टीम को कैसे जीतूं। मतलब वेरी मैं नाइस। मैं उस चीज से मोटिवेट होता था। मेरा जो ट्रिगर था वेरी नाइस। वो ये था कि मैं अपने कंट्रीब्यूशन से टीम को, और मैंने देखा है जब भी मेरा अच्छा हुआ है, जब जो भी साल मेरा बहुत अच्छा गया है, वो टाइम पे वही चीज मेरे दिमाग में सबसे, ये नहीं था कि मुझे हाईएस्ट स्कोरर बनना है, ये नहीं था कि मुझे ऊपर खेलना है, यही चीज थी कि मुझे मेरी टीम को कैसे जीतना है और मेरी टीम जीते, यही मेरे दिमाग में था। तो मेरा मोटिवेशन मुझे लगता है कि यही है कि मैं बेस्ट कैसे अपनी टीम के लिए करूँ और अपनी टीम को कैसे। दिस इज अ गुड थॉट आई थिंक। आपकी ट्रेनिंग श्री अरविंद भाई पुजारा, चितेश्वर पुजारा के फादर के अंडर हुई है, कोचिंग उनके अंडर हुई है, वो कोच है, तो थोड़ा कोचिंग के बारे में बताइए। किस टाइप का कोचिंग था, क्या सीखने को मिला? वेल वो मैं वापस पहले जाऊंगा। जैसे मैंने बात की है ना कि बिपिन पुजारा के साथ मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई, उससे पहले तो उसके बाद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मेरे पापा रेलवे में थे और पुजारा सर, अरविंद सर, मतलब चेतेश्वर के पापा, वो भी रेलवेज में थे। तो उसका जो कैंप था वो रेलवे ग्राउंड पे चालू था। तो वेकेशन में हम लोग जाते थे, जैसे बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे खेलते हैं वेकेशन में, कैंप में जाते, तो मैं वेकेशन में सिर्फ वहां पे जाता था। फिर बिपिन सर की जो एकेडमी थी वो एक जगह से शिफ्ट होके कहीं और हो गई, और मतलब वो सब शिफ्ट हो रहा था, तो फिर सडनली उसने कुछ बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए। तो वो टाइम पे फिर मुझे अब क्रिकेट तो खेलना था, क्रिकेट शुरू हो गया था, तो मैंने अरविंद सर के साथ फिर जाना शुरू कर दिया वो रेलवे ग्राउंड पे, क्योंकि पापा को वही पता था, वो रेलवे ग्राउंड पे रेलवे में ही जॉब करते थे। तो एक्चुअली वहां से अब तक, मतलब अभी भी मैं वहीं पे जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, अरविंद सर के साथ पास ही जाता हूँ, और वो एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अब जो मैं देख रहा हूँ, तब वो टाइम पे तो नॉर्मल था, वो टाइम पे तो हम लोग इतने ज्यादा नहीं ले रहे थे, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन अब मुझे वो लगता है कि उसकी जो वेज ऑफ कोचिंग है सर के, वो अभी के टाइम से तो डिफरेंट। मतलब मुझे याद है कि चाहे बारिश, अभी भी बारिश चल रही है, अगर बारिश भी होती है तो मैंने बोला था ना वो एक रहता है जो रूफ जैसा, और वहां पे हम लोग हैंगिंग बॉल करते थे, 1000 बॉल सर खिलाते थे कि 1000 बॉल खेलो रोज के करके। तो सर के पास वही चीज थी, बहुत ही सिंपल चीजें हैं सर का बहुत ही सिंपल फंडा था, चाहे वो क्रिकेट में टेक्निक हो या तो कैंप का जो रूल, कि आपको रोज आना है, सिंपल सी चीज है, रोज आना है, डिसिप्लिन में आना है। पर जो बोलते हैं ना कि अगर कोई पेरेंट्स मतलब आते थे, मुझे भी याद है कि वो पापा को बोलते थे, और बहुत सारे लोगों को बात करते हुए मैंने सर को सुना है कि लोग सोचते हैं कि क्रिकेट खेलना मतलब इजी है, वो एक्चुअली ये लेबरस काम, मतलब ये मजूर, वो तो
प्योर मजदूर गुजराती है। में बोलते थे कि भाई मजूर की जैसा काम करना है। अपने को ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलने में प्लेयर है, हम लोग स्पोर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पर इसमें जो लेबर है वो लोग नहीं देखते। तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेबरस वर्क मतलब वो रेडी करते थे। जैसे आजकल अगर एकेडमीज में जाते हैं तो हम लोगों को फैसिलिटीज मिलती है, बहुत सारा कुछ मिलता है। वहां पे हम लोगों को याद है बिल्कुल फैसिलिटीज के नाम पे एक सीमेंट विकेट था, कंक्रीट। अभी भी पुजारा भी और हम भी अभी उसने खुद का ग्राउंड कर लिया है, तो अभी टर्फ विकेट वगैरह बहुत है, बहुत साल से। पर पहले वो टाइम पे सिर्फ हम लोग कंक्रीट पे खेलते थे और 8, 10, 15 लोग से। और सर कभी भी चार्ज नहीं करते, कभी भी चार्ज नहीं करते, क्या कभी बात भी कर रहे हो? कोई चार्ज नहीं किया। वाह, तो मैंने अपनी क्रिकेट मतलब फ्री में सीखा हूँ, पूरा Amazing. क्रिकेट में फ्री में खेला हूँ। तो अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि वो टाइम पे वो सब चीजें नॉर्मल लगती थी। अब मैं अगर वो सब चीजें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो अलग थे। वो उसकी कोचिंग, हाँ वो स्ट्रिक्ट थे, टाइम के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। छोटी छोटी चीजों में जैसे बोला ना कि बहुत इंपॉर्टेंस था, हर रोज आना। संडे को भी अगर आप फ्री हो तो आप संडे को भी प्रैक्टिस करो। वो इंसिस्ट करते थे कि आप 1-2 घंटा संडे को भी प्रैक्टिस करो। आपको अगर 3:30 का टाइम दिया गया है तो आप 3:20 को आओ। अगर 3:35 को भी गए तो हम लोगों को अभी भी अगर प्रैक्टिस रहा तो अगर सर ने कोई टाइम दिया होता है तो अगर हम उससे लेट होते हैं तो हमको आज भी डर लगता है। वंडरफुल। तो ये सब चीजें वो उसके नेचर में था। ऐसा नहीं था कि वो ऐसा कुछ प्रिटेंड करे थे, अलग वो उसका सोच। नेचर था, वो उसकी सोच थी। अलग सोच। और वही सोच मुझे लगता है कि पुजारा में तो ऑब्वियसली है ही है। So, इसीलिए मैं बोला हूँ कि उनकी शायद सोच ही है, इसीलिए आई कैन से नो सरप्राइज व्हाई चेतेश्वर पुजारा। अब चेतेश्वर की बात निकले, यू आर चाइल्डहुड फ्रेंड और बचपन से साथ में क्रिकेट खेले आ रहे हो, थोड़ा चेतेश्वर के बारे में कुछ बता सकते हो, एक्सपीरियंस आपका शेयर कर सकते हो? कहीं ना कहीं मैंने ऐसा भी सुना था कि कोई एक मैच में उन्होंने आपको मैन ऑफ द मैच देने का बोल दिया था, ऐसा कुछ, तो थोड़ा कुछ बता सकते हो? देखिए पुजारा के साथ, चेतेश्वर के साथ मैं स्कूल से, मतलब हम लोग स्कूल से साथ में स्कूल गेम्स में भी। और उसकी पहले से ही इमेज है कि वो बहुत लंबा खेलता है, विकेट पे खड़ा रह गया तो आउट नहीं होता है, ये पहले से ही उसकी इमेज है। और नॉट ओनली इन सौराष्ट्र पर, पहले से ही बाहर के लोग सब जानते हैं कि अगर भाई ये बंदा सेट हो गया तो ये आउट नहीं होता। तो उसकी मतलब उसके साथ खेलने में मैं जैसे पहले से ही उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस भी साथ में की है, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली उससे। ऑब्वियसली हम लोग बहुत बातें करते थे, जैसे मैंने बोला ना कि वो भी जब छोटा था तो वो भी ग्राउंड पे बहुत टाइम स्पेंड करता था। हम लोग फिटनेस वगैरह साथ में करते थे, फील्डिंग साथ में करते थे, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करते ही थे, पर जो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो सब भी हम लोग ने बहुत साथ में किया है। तो बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती थी। तो उससे भी वही चीज सीखा हूँ जो मैं ऑब्वियसली मैं, क्योंकि सर के साथ एक हम खुल के बात नहीं कर सकते, मैं ऑब्वियसली। तो पुजारा के साथ में खुल के क्वेश्चंस करता था, मुझे जो भी प्रॉब्लम होती थी, मतलब माइंड सेट वाइज, कंसंट्रेशन वाइज, तो मैं खुल। तो उसने भी यही जो सर का कंसिस्टेंसी का रूल था, पुजारा ने भी मुझे शायद 1-2 चीजें यही बोली हुई है कि अगर मतलब मेरा था कि मेरे को जब मैं अंडर मतलब ओवर मेरा जब हो जाता है तो मैं रेस्ट नहीं कर पाता ठीक से, तो मेरा फोकस जो होता है, जो बॉल देखने का, बॉल जज करने का, वो कम होता है। तो मुझे मैं ये क्वेश्चन करता था पुजारा को कि उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करे। तो उसका यही जवाब था, सिंपल रहता है, बहुत सिंपल है कि अगर तेरे को बॉल ठीक से नहीं दिख रहा है, तू जज नहीं कर पाए, तो उसकी भी प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस इज द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। वंडरफुल, वेरी नाइस। बातें करने से नहीं होगा, तू जितना प्रैक्टिस करेगा अपने आप तेरे को आंसर्स मिलते जाएंगे। तो ये एक मुझे याद है पुजारा का। और मैंने नॉट ओनली क्रिकेट के लिए पर ओवरऑल भी बहुत ही हम लोगों ने बातें शेयर की है, मतलब मस्ती भी बहुत करते थे। और स्कूल गेम्स से भी हम लोग हिल शील्ड जीते थे वहां से। फिर हम लोग, मैं एक्चुअली अंडर एज ग्रुप नहीं खेला उसके साथ, क्योंकि वो 1 साल मेरे से बड़ा है और वो जो हमारे एज ग्रुप था उससे आगे था। मतलब अगर अंडर 17 है तो वो अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। तो रणजी ट्रॉफी में हम लोग साथ में खेले। जैसे मैं बोल रहा था कि मेरा डेब्यू होने के बाद के साल हम लोग फाइनल्स में पहुंचे थे, पहला फाइनल्स खेले उस साल। एक मैच क्वार्टर फाइनल्स था कर्नाटका के साथ राजकोट में, और वो टाइम पे वनडेज था स्टेडियम पे। तो हम लोगों का मैच सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे शिफ्ट हुआ था। पहली बार हम लोग वहां पे खेल रहे थे और कर्नाटका के साथ हम लोग पहली बैटिंग कर रहे थे। और मेरे कुछ पहली इनिंग्स में 150 रन हुए, 151 आई स्कोर्ड। और हमको लीड मिला। लीड मिलने के बावजूद फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बावजूद 2 दिन से ऊपर 2.5 दिन बाकी थे, 2.25 दिन मैच में बाकी।
तो सेकंड इनिंग्स में पुजारा स्कोर्ड आई थिंक हिज हाईएस्ट स्कोर 352 Oh my God. और पुजारा वो टाइम पे वनडेज में भी टीम में था। तो लास्ट तो फिर मतलब मैच तो एक सरफाई कर दिया उसने, 2 दिन बाकी थे, मतलब मैच था अभी भी ओपन था फर्स्ट इनिंग लीड मिलने के बाद भी, पर उन्होंने बैटिंग करके वन साइड पूरा मैच कर दिया। 2 दिन पूरा हमने बैटिंग किया और मुझे याद था उसको शाम को होटल में उसको मतलब इंडिया टीम को ज्वाइन करना था। तो ऑब्वियसली क्वार्टर फाइनल था और 350 रन करना मतलब, तो मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का वो रहता है, तो मैच रेफरी ने वो तो चला गया था एक्चुअली, उसको जाना था तो वो बैटिंग करके जैसे आउट हुआ और मैच खत्म होने के 5 मिनट बाद ही वो चला गया और ये सब थोड़ी देर बाद हो रहा था, तो वो जल्दी चला गया था। तो मैन ऑफ द मैच सरप्राइजिंगली मुझे दिया गया। तो मुझे मतलब किसी ने बोला कि आई थिंक पुजारा जब जाते गया तो उसने बोला था कि क्योंकि मैंने फर्स्ट इनिंग में रन किए थे तो वो इम्पोर्टेंट था, तो मुझे मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो आई थिंक ये एक उसकी जो बोल सकते हैं ना कि कैरेक्टर है कि 350 रन करने के बाद भी was not looking for that man of the match award. I think आपसे बात करके एक चीज मुझे बहुत मतलब I realize that it is about Saurashtra team, but overall that when we talk about Saurashtra, Jaydev, Unadkat, Arpit Wasawda, Chitresh Puja, I think आप लोगों का ये जो relation bonding on field of the field है, which has made a lot of difference in Saurashtra cricket, I think. And I think this is a learning for everyone that it is not about the individual achievement, but it is about your teamwork and the bonding. करेक्ट, मैं अग्री होता हूँ इस बात से कि मुझे भी ये लगता है और मैंने सुना भी है उन लोगों से कि क्रिकेट इज अ टीम गेम। तो ऑब्वियसली वो लोग इंडिया खेल रहे हैं पर उसको पता है कि खुद के परफॉर्मेंस से ही सिर्फ बात नहीं बनेगी, मतलब वी नीड एवरीवन्स सपोर्ट, तभी टीम अच्छा करेगी, टीम अच्छा करेगी तभी हम्बली मतलब वो लोग भी खुद भी एज अ और वो लोग एक्चुअली उसका नेचर मतलब सौराष्ट्र में जो भी सीनियर्स मतलब पुजारा है, रविंद्र है, उनड़कट, उन लोगों का नेचर भी वैसा ही, मतलब कि वो भी ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं या तो सीख रहे हैं, वो लोगों को साथ लेके चल। हाँ, वो लोग का नेचर ही वैसा है कि साथ में एक और किस्सा है जो मैं मतलब शेयर करूंगा कि जैसे वो लोग प्रेजेंट में रहते हैं, मतलब उसने बहुत सारा क्रिकेट खेला हुआ देखा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें होती है उसके बाद, पर वो उसके साथ भी प्रेजेंट में रहते हैं, जैसे बोला ना कि एक इंडिविजुअल जोन में नहीं रहते, प्रेजेंट में रहते हैं और टीम को साथ लेके चलते हैं। तो एक याद है मुझे कि जब हम लोग पहला फाइनल जैसे मैंने बताया 1920 में बंगाल के साथ खेल रहे थे, सेमीफाइनल तक पुजारा टीम में नहीं था, फाइनल्स में वो आई थिंक कहीं अब्रॉड टूर था हमारा, न्यूजीलैंड या तो ऑस्ट्रेलिया टूर था, वहां से वो आया था टीम में, सीधा ज्वाइन किया था। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वो शायद जेट लैग थका हुआ था, वो सब चीजें थी। तो वो फाइनल्स खेला, हम लोग पहली बैटिंग कर रहे थे और उसको पता था कि मेरा अच्छा फॉर्म चल रहा है, मैं सेमीफाइनल में 100 रन किया था वगैरह। तो विकेट हम लोग ने लंच तक एक भी विकेट नहीं गिरा था, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा हुआ था और बाद में शाहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसका, उसने 2 विकेट ली थी, 1-2 विकेट, तो उसके बॉल थोड़ा टर्न होना स्टार्ट कर दिया था पहले ही दिन। तो वो हम लोग टीवी में देख रहे थे, पुजारा देख रहा था, तो पुजारा यूज्ड टू बैट एट 4, 5 पे शेल्डन और मैं 6 जाता था। तो बिकॉज कि उसने देखा, आई थिंक देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं, कोई एक बड़ा प्लेयर जो इंडिया टूर से वापस आया अच्छा करके, वो टाइम पे उसने मेरे को बोला कि तू जाएगा 4 नंबर, पूछा उसने, ऐसा भी नहीं कि उसने मेरे को बोल दिया कि भाई ये विकेट है मैं पीछे जाऊंगा तू 4 जाएगा, उसने हम्बली मेरे से पूछा तू करेगा 4, कॉन्फिडेंट है? मैंने बोला हाँ, ऑब्वियसली हम पीछे रन पड़े थे तो मैं कॉन्फिडेंट था। तो मेरे को उसने प्रमोट किया क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर था और मैं लेफ्टी हूँ तो थोड़ा वो इजी रहता है। तो ये सब मतलब मैं अब देखिए फाइनल्स में भी मेरे 100 रन बने, हमारी और पुजारा की पार्टनरशिप हुई, वो सब अलग बात है, पर वो टाइम पे ये सोचना कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं खुद को पीछे करता हूँ और मैं ऐसे मेरे को तो ये सोचना यही अपने आप में, और आई थिंक मुझे याद नहीं है, हम लोग बहुत सारे मैचेस साथ में खेले, पर आई थिंक वो पहला इंस्टेंस है और पहला और आखिरी कि मैं पुजारा से आगे गया हूँ। क्या बात है। तो अभी वहां पे भी ऐसी चीज थी कि वो 5 नंबर आए बैटिंग में, उसको तबीयत खराब हुई, वो वापस चले गए रिटायर्ड उस दिन, फिर सेकंड डे वापस आए और ही प्लेड ऑलमोस्ट 250 प्लस डिलीवरीज एंड स्कोर्ड 60 रन, और हमारा
पार्टनरशिप हुआ ऑलमोस्ट 150 प्लस। क्या बात है, वंडर। तो दैट्स द थिंग, मतलब पुजारा से अगर बात निकली है तो उसकी मतलब बातें करने से उस हम लोग मतलब मैं एक नहीं पूरा टीम अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। वेरी नाइस। पर उसको देख के ही मतलब उसको ऑन द फील्ड देख के ही इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सिर्फ देख के ही। वेरी नाइस। उसको पूछने की भी जरूरत नहीं है, उसको भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब दोनों सभी जो सीनियर्स है, रविंद्र जब खेलता है, पुजारा तो ऑब्वियसली बहुत खेला है, उनड़कट, तो वो लोग को देख के ही मतलब बोलते हैं ना दे आर द लीडर्स, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब उसको देख के ही हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं कि तो हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, तो ये माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे उसको? वेल ऑब्वियसली हम लोग अभी साथ में ही थे, तो मैसेज तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है, उसका पर्सनल डिसीजन है। पर मैं खुद भी मतलब यही चीजों के बारे में मतलब थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि बहुत सारी पास्ट मेमोरीज जो याद हमको आई बहुत। और आई थिंक वो बहुत ही क्लियर है इंसान, मतलब मैं जितना उसको जानता हूँ उसका थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर, मतलब बिल्कुल कभी मैंने उसको कंफ्यूज नहीं देखा। वो जो भी सोचते हैं वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच के बहुत ही क्लियर थॉट रहते हैं। तो ऑब्वियसली उसका रिटायरमेंट उसने बहुत ही सोच समझ के लिया है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ऑब्वियसली हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि वो और खेल सकता था। डोमेस्टिक तो खेल ही सकते हैं, इंटरनेशनल का तो वो तो मतलब उसके हाथ में नहीं है और हमारे हाथ में भी नहीं है। पर ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो डोमेस्टिक तो और 2 साल आराम से खेल सकते हैं। तो पर वो उसका पर्सनल डिसीजन है और हम सबको उसको रिस्पेक्ट करना है। अर्पित, मैं काफ़ी लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ बात बोलने के लिए, आपको भी बोलूँ, बिकॉज आपकी जर्नी देखो तो पेशेंस, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी बहुत कुछ है, और इतना कुछ अचीव करने के बाद भी आप बहुत ग्राउंडेड है। तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन, यंग जनरेशन है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या कहना चाहोगे उनको? वेल, जो मैं अभी देख रहा हूँ तो मेनली 3 चीजें हैं जो मैं शेयर करूंगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आज कल के जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि लोग फ्लैम्बॉयंस मतलब सब ना बाहर का देखते हैं कि क्रिकेट में बहुत फेम है, मतलब आईपीएल के आने से ये सब चीजें बढ़ गई है, पैसे है बहुत, फेम है बहुत, अगर आईपीएल खेल लिए तो जैसे वही बहुत मतलब यंगस्टर्स भी बहुत आगे आते हैं। तो लोगों का एम जो है वो, और ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो देखते हैं उसी से इंस्पायर होते हैं। तो लेकिन हम लोग बाहर का देखते हैं, हम लोग कभी भी पीछे की चीज नहीं देखते। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि अगर क्रिकेट में करियर बनाना है तो किसी भी चीज में अगर आपको अच्छा सिग्निफिकेंट अच्छा करना है तो उसके लिए शॉर्टकट, वी हैव टू वर्क हार्ड। मतलब आप कोई भी अगर धोनी की बात करें, सचिन तेंदुलकर, तो मतलब ये सब चीजों का बात करना ही, वो विराट कोहली जैसे हैं, तो बहुत हार्ड वर्किंग चीज है। मतलब अपने को हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं, शॉर्टकट किसी भी चीज में नहीं है। तो ये एक एज अ मतलब कोई भी यंगस्टर है, कोई भी बच्चा है जो आगे खेलना चाहता है, यंगस्टर, तो उसको यही चीज दिमाग में रखनी है कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं, शॉर्टकट किसी भी चीज में नहीं। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरी चीज मुझे लगती है जो अगेन पहले से मतलब वो चीज भी बहुत छोटी है, हमको सबको पता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल क्या हो गया है कि वो ये भी ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, मतलब ब्लेम करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट के साथ अगर वो एग्जांपल रिलेट करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे कभी विकेट खराब हो गई, कभी अंपायर ने गलत आउट दे दिया, बारिश हो गई तो अंपायर ने आउट दे दिया, तो वी ऑलवेज यूज्ड टू स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस कि भाई ये अंपायर ने आउट दे दिया, विकेट खराब थी, विकेट अच्छी थी, पर सडनली बारिश आ गई तो विकेट में मॉइस्चर आ गया और टर्न स्टार्ट हो गया, या तो सीम स्टार्ट हो गया, तो इसलिए मैं आउट हो गया। कभी कभी बोलते हैं कि मैंने रन्स किए पर सिलेक्टर ने सिलेक्ट नहीं किया, इनजस्टिस हो गया मेरे साथ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो सब चीजों को एक्सक्यूज के रूप में रेडी रखते हैं, अपने सामने रेडी रखते हैं कि ये सब चीजें हुई, इसके लिए ये मेरे साथ ये हुआ, मतलब लाइफ में भी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो अभी जैसे अंपायर्स को आउट देना है, या तो विकेट का जो वो है, टॉस हम लोग कभी हार जाते हैं, वो सब चीजें हमारे हाथ में नहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स तो बात की बात,
पर हमको ये सीखना है कि हम फोकस कैसे करें कंट्रोलेबल चीज पे। हमको Wow. फोकस ही कंट्रोलेबल चीज पे करना है। वंडरफुल। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उस चीज के ऊपर हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। वेरी नाइस, गुड। मतलब हम लोग क्या होता है कि वो ये सब चीजों पे ध्यान, मतलब ह्यूमन अपना दिमाग ही ऐसा है कि अगर ये चीजों पे हम ध्यान देते हैं तो फिर वही सब चीजें बाहर आती हैं, तो उस पे ध्यान ही नहीं दे। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उस चीज पे ध्यान देने से फायदा तो है ही नहीं, उल्टा नुकसान है। और वो चीज हमको ग्रो नहीं कर रही। वेरी नाइस। हमको डेवलपमेंट, अगर हमको ग्रो करना है, हमारी ग्रोथ वो अटका देती। तो बेस्ट चीज ये है कि हम फोकस ही उस चीज पे करें जो हमारे हाथ में। फोकस द कंट्रोलेबल्स। बहुत ही सिंपल है, वेरी गुड। पर हर जगह पे बहुत ही वो है। और आई थिंक थर्ड पॉइंट जो है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आई थिंक रीजन है हम सबका, जो हम लोग आप बोलते हैं ना कि इतनी ये सब चीजों के बाद भी पॉजिटिव है, ग्राउंडेड है। आई थिंक ये भी बहुत सारी मतलब फैमिली बैकग्राउंड से भी सीखा हूँ, और ऑब्वियसली सीनियर्स पुजारा जो है, बहुत सारी लोगों से ये सब चीजें सीखा हूँ कि आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग हम जिस पे भी भरोसा करते हैं, मतलब इफ वी आर रिलीजियस, जैसे आपको पता है पुजारा तो बहुत रिलीजियस है, अगर हम रिलीजियस हैं, हमको भगवान पे भरोसा है, तो हम भगवान पे। कोई अभी लोग होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, कोई भी एनर्जी, किसी को मतलब बोलते हैं कि भगवान पे कम भरोसा है, एनर्जी पे भरोसा, तो वो हो गया। फिर या तो क्रिकेट में आजकल चल रहा है ना कि एटीट्यूड मतलब खुद पे भरोसा, कि भाई कुछ भी हो जाए मैं ही बेस्ट। तो अगर आपको किसी चीज पे वो नहीं, आप ऐसे इंसानों को जो आप मतलब किसी भी चीज में नहीं मानते, ये आप सिर्फ खुद पे मानते हो, तो मतलब आप कोई भी एक ऐसा डिवाइन फोर्स, भगवान चाहे ले लो, चाहे एनर्जी ले लो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लो, चाहे आप खुद पे भरोसा करो, पर आई थिंक वो जो फेथ है, वो जो बिलीफ है, वो उसकी अहमियत बहुत है लाइफ में। तो मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम वो चीज को कभी ना छोड़े, उस पे भरोसा करें। अगर आप भगवान पे भरोसा करते हो, तो अगर आपका खराब टाइम आया है, तो आप भगवान पे भरोसा करें कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, एंड सम डिवाइन फोर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है और वो मुझे बाहर लेके आए। वेरी नाइस। तो आई थिंक ये भरोसा होना कि मतलब भगवान में अगर मानते हो तो आप वो पूजा पाठ जो करते हैं वो करो। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हो तो आप मेडिटेशन, उसकी प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन जो मतलब वो सब फिर उसका अंदर का पार्ट है, वो आप कुछ भी करो, पर वो चीज पे भरोसा होना। अगर आप खुद पे भरोसा करते हो तो वो खुद का जो भरोसा होता है, एटीट्यूड होता है कि नहीं यार मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और मैं करके रहूंगा। तो आई थिंक वो मुझे लगता है कि अपने अच्छे या तो बुरे टाइम पे अपने को मोटिवेशन देती है, और एक जो खुद को जो बोलते हैं ना ग्राउंडेड रखती है, मतलब जो ग्राउंड से जुड़ी रखती है, जो अपने को जमीन से जुड़ी रखती है। तो ये 3 चीजें हैं। और ब्यूटीफुल मैसेज यू हैव गिवन। आई थिंक आपकी जर्नी का क्रक्स में निकाल दूं तो 3-4 वर्ड है: हार्ड वर्क, फोकस, प्रोसेस एंड बिलीफ। आई थिंक एंड अगर आपकी पूरी जर्नी का मैं भी एनालिसिस करूं तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यही इंग्रेडिएंट है आपकी सक्सेस का, और सक्सेस होने के बावजूद भी ग्राउंडेड रहना एंड अप्रोचेबल रहना। हार्ड वर्क, फोकस, प्रोसेस एंड बिलीफ। अर्पित, आई थिंक आज आपने क्रिकेट तो एक माध्यम निकला, बट आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, एंड आई एम श्योर अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन, यंगर जनरेशन अगर ये देखेगी, सुनेगी, तो उनको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे। सो वंस अगेन अर्पित, थैंक यू कि आपका काफ़ी क्रिकेट का ऑक्यूपाई शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए, और आपने बहुत अच्छी बातें बोली। शायद मुझे भी ये पॉडकास्ट के लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे आज। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड thank you for whatever you have done for the game of the cricket, and still you have a lot of more time going ahead, and I'm sure you will do better and better. So wish you all the best for that, and once again thank you to your family, because आप काफी टाइम ऐसा बोल रहे हो कि because of family you are whatever you are, and whatever you have done just because of your family support. So well, जैसे थैंक यू पहले तो, और मैं फैमिली की जब बात निकली है तो मैंने बोला कि मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जब तुम छोटे थे तो, और ऑब्वियसली फिर अभी वाइफ, मतलब इन लॉज वाइफ, मतलब, और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं आई हैव बीन दैट वो प्रिविलेज मुझे मिला है, फैमिली से वो सपोर्ट मिला है कि कभी भी मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई नहीं, मतलब दी नहीं। अभी भी मैं बात करूँ तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो वाइफ सभी मतलब, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं। पेरेंट्स में ऑब्वियसली अभी मेरे मदर का शी जस्ट पास्ड अवे 5-6 मंथ बैक।
और ग्रैंड मदर भी उसके 1 महीने बाद। तो लेकिन हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैं कभी भी वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे आई नहीं आई है। नहीं वो है। मतलब सब वाइफ ने टेक केयर किया हुआ है, और जब मैं छोटा था तो फादर ने ही मुझे सब सपोर्ट किया हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं इतना प्रिविलेज में अपने आप को इतना फॉर्चुनेट मानता हूँ। देखिए फैमिली, जैसे बोला ना कि टीम गेम, तो ये भी एक टीम ही है। टीम है, फैमिली भी सही एक है। टीम है जो हमको सपोर्ट करती है, और हम उसी की वजह से कुछ अचीव कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो मैंने यही मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे फैमिली से इतना सपोर्ट मिला है। मतलब मेरी अगर और रिलेटिव्स भी देखे ना, तो अगर कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो लोग मुझे काम करने को बोलते ही नहीं। मतलब उसको पता होता है कि ये अपने रूटीन में रहेगा, उसको सोने का चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो वो सब एक ना इतना सपोर्ट मिला है, और इतना वो है फैमिली से कि आई ऑलवेज, कितना भी थैंक यू बोले वो कम है। और जैसे आपने बोला कि पॉडकास्ट, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था। मुझे भी ऑब्वियसली बहुत मजा आया बातें करके। और ना हम जब भी हमारी खुद की करियर की जो रिवाइंड करके बोलते हैं, तो हमको भी सीखने को मिलता है अपने ही जर्नी में से कि हम कहाँ पे गलत थे, हम क्या और अच्छा कर सकते थे। और ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट जो है वो अभी तो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग है इस टाइम पे, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट देखें, और आप भी ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट करें और लोगों को इंस्पायर करें। थैंक यू अर्पित। आई थिंक आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप इतना कुछ खुद ने किया है, बट आप ऑलवेज क्रेडिट लोगों को देते हैं, फैमिली को दिया, अपने कैप्टन को दिया। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ योर क्वालिटी, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर showing this quality, teaching us this quality, and giving your time. Thank you so much. थैंक यू। That was Arpit Vasavda. I think अगर अर्पित वसावड़ा की जर्नी के बारे में बात करनी हो, तो थोड़ी देर के लिए उनकी क्रिकेटिंग माइलस्टोन को साइड में रखे और कहीं उनके जिंदगी के पहलू में बारे में बात करे, तो एक बड़ी बात उन्होंने बताई, फियर, डर। हम सबको डर रहता है कोई ना कोई चीज का, कि ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। और प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि दिमाग में जब डर होता है, जिस बात का डर होता है, जो सोचते हैं वही होता है। यही चीज अर्पित ने बखूबी बताई है हमको, कि जब उनको भी कहीं ना कहीं डर था कि मैं आउट हो जाऊंगा, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, और कहीं ना कहीं ऐसा ही होता था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि क्यों ना मैं मेरा विजन चेंज करूं, क्यों ना मैं मेरा गोल चेंज करूं। और उन्होंने बोला कि मैंने मेरा गोल चेंज किया कि मुझे रणजी ट्रॉफी के लिए नहीं खेलना है, मुझे क्रिकेट की गेम के लिए खेलना है, टीम के लिए खेलना है और टीम को जीताना है। और यही विजन लेके चले, और ही वॉज बैक ऑन द ट्रैक, एंड ही इज वॉट ही इज नाउ टूडे। सो बहुत ही अच्छी एक बात बताई, फियर। जब भी फियर आता है, ओवरकम दैट फियर बाय चेंजिंग योर विजन, चेंजिंग योर माइंडसेट। दूसरी बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, हार्ड वर्क की। जब उन्हें पूछा गया उनके कोच के बारे में, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि उनके कोच ने एक ही बात बोली, क्रिकेट इज लेबरस गेम। मतलब कोई भी काम करो, इट इज नॉट अबाउट क्रिकेट, हार्ड वर्क इज मस्ट। हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और जब उनको पूछा गया कि क्या मैसेज है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, 3 शब्द उन्होंने बहुत अच्छे बताए, हार्ड वर्क, प्रोसेस, और जब कुछ नहीं चलता है, गो बैक टू द बेसिक एंड वर्क विथ योर बेसिक, यू विल बी बैक ऑन द ट्रैक। फियर, ग्रेटिट्यूड, प्रोसेस, हार्ड वर्क. These are the takeaway from Arpit's journey and Arpit's session. We are thankful to Arpit for giving us wonderful insights, and we are thankful to all of you for supporting us. I would again request, do not forget to read between the lines. Thank you.